स्टार्ट करते हैं अपना सेशन EHS पे, जिसका मतलब है एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी। 4.0 हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 1.0 तो था 1980 के सदी में। मैं तो एक MNC में काम करता हूँ, वहाँ पे EHS का क्या रोल है? लाइक एनवायरनमेंट को मेरे एम्प्लॉयज़ कैसे हार्म कर रहे हैं, मैं कैसे हार्म कर रहा हूँ? मेरा प्रोडक्ट आप डिकम्पोज कर सकते हो। आप अपने घर के अंदर, हमारे घर में हमारी वाइफ्स हैं, हमारी मदर्स हैं जो इतने सालों से डिश वॉशर यूज़ कर रही हैं और उनके हाथों पर लिटरली कट्स पड़ जाते हैं उस चीज़ से। इसीलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। पीपल जो एक्चुअल सुनने आए हैं, पैशनेट है, बदलने आए हैं, और शायद हम किसी भी अपने राह से अपनी लाइफ में जब भी हम चलते हैं, कहीं से भी वो एक स्पार्क मिल जाता है कि जो हमारी टनल है, शायद कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बट वो स्पार्क की मदद से हम आगे सेल कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई इमरजेंसी आ जाती है, जैसे कि हर साल दिल्ली में अब इतनी ज़्यादा बारिश होने लगी है, हमारे ऑफिसेज के नीचे बेसमेंट में पानी भरने लगा है। कोर्ट वहाँ से दे कैन अप्रोच द हाई कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट एंड रिट पिटिशन, बिकॉज रिट पिटिशन तब डाली जाती है जब किसी सरकारी अथॉरिटी के अगेंस्ट, तो आपकी जो सीलिंग होती है इट्स ऑलवेज बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, सो देन यू फाइल रिट पिटिशन। एम्प्लॉयज़ अवेयरनेस, अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को अवेयर नहीं करेंगे अबाउट फूड सेफ्टी, फूड वेस्टेज सेफ्टी, नथिंग विल बी चेंज। दीक्षा 1 के अंदर सब कुछ है, फैसिलिटी ऑपरेशंस, चेकलिस्ट, ट्रांसपोर्ट बुकिंग करनी है, सब कुछ। अब डिफरेंट वेंडर्स आपको डेटा तो दे रहे हैं, बट उसके साथ क्या नहीं दे रहे? AI नहीं दे रहे। अगर कोई बोलता है ना कि हम एक्सीडेंट फ्री ऑपरेशंस कर देंगे, तो आई थिंक दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, दैट इज़ नॉट ए रियलिटी। मैं शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगी, ताकि हमारा मोटिवेशन एकदम बहुत बैंग ऑन हो जाए। देखिए, बहुत पहले की बात है, हमारे गौतम बुद्ध जी हुआ करते थे, अब नहीं है वो हमारे साथ, बट वो एक सेमिनार में गए थे। उधर थी 1000 के लोग, मतलब 1000 की सभा थी वहाँ पे, राइट? बट हुआ क्या, वो कुछ नहीं बोले फर्स्ट डे। सेकेंड डे हुआ, 1000 में से 500 चले गए, बचे 500। तो यहाँ पे फिर भी वो सेकेंड डे भी कुछ नहीं बोले। तीसरा दिन आया, सब ने बोला पागल है, क्या ही बोलेगा, छोड़ो हम चलते हैं। तीसरा दिन हुआ, उसमें से सिर्फ हार्डली 50 या 100 लोग बचे। उन्होंने उस दिन बोला। अब किसी ने पूछा किसी पागल बंदे ने कि आप आज क्यों बोले, 3 दिन बाद क्यों बोले, जब 1000 की भीड़ थी तब क्यों नहीं बोले? उन्होंने बोला, बेटा या वत्स व्हाटएवर, उन्होंने ये बोला कि बेटा मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो क्वालिटी लोग नहीं थे, वो मुझे सुनने नहीं आए थे। तो इसीलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। पीपल जो एक्चुअल सुनने आए हैं, पैशनेट है, बदलने आए हैं, और शायद हम किसी भी अपने राह से अपनी लाइफ में जब भी हम चलते हैं, कहीं से भी वो एक स्पार्क मिल जाता है कि जो हमारी टनल है, शायद कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बट वो स्पार्क की मदद से हम आगे सेल कर सकते हैं। और जैसे धीरज जी ने बताया था, बहुत खूबसूरत बताया था कि लेट इट गो, लेट इट बी पास, टाइम निकल जाएगा, गुजर जाएगा, मुश्किलें आती है, आ जाने दो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन EHS पे, जिसका मतलब है एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी। 4.0 हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 1.0 तो था 1980 के सदी में, और उसके बाद आया 2.0, फिर आया 3.0, और आज जहां हम बैठे हैं 2024, एक्चुअली 25 भी होने वाला है, तो हम बात कर रहे हैं 4.0, जिसमें समझना अनिवार्य है कि हम कैसे ग्रीन एनर्जी के साथ चल सकते हैं। ग्रीन एनर्जी के साथ चलेंगे, गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है, ऑडिट इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ क्या ज़रूरी है कि आप डेटा को देख सको, क्योंकि जैसे हम सांस लेते हैं, एयर नहीं दिखती, वैसे सॉफ्टवेयर नहीं दिखता अनटिल डेटा किसी तरीके से दिखाया जाए। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। मैं बहुत तहे दिल से नमस्ते करती हूँ सबसे पहले डॉक्टर धीरज जी, बहुत शुक्रिया, ही इज़ अ गेस्ट ऑफ ऑनर टुडे, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। अंकित जी, बहुत धन्यवाद, शत नमन, दंडवत प्रणाम करने की स्पेस नहीं है, बट शत नमन सर, बहुत धन्यवाद कि आप आए। और पूजा जी, बहुत शुक्रिया, आप हमेशा हमारे साथ, थैंक यू सो मच। एंड हमारे इस साइड जो बैठे हैं, हमारे ऑडियंस, हमारे डेलीगेट्स, तो उदित जी ने बहुत कुछ बताया था आपके बारे में, और आपको मैंने बोला सर आ जाएंगे, ऐसे टाइम निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 4 और लोग थे, बट उनको क्या बोला गया, अरे मैं टाइम नहीं निकाल पाऊंगा, आज वर्किंग डे है। तो कोई बात नहीं, बट आप लोग का बहुत दिल से शुक्रिया फॉर कमिंग। एंड मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मनिंदर जी एंड 1-2 लोग और अभी आ रहे हैं। परफेक्ट, जो लोग आएंगे उनके साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं भूल जाती हूँ, एक बार स्लाइड्स भी मैं बता दूँ, बड़ी मेहनत से बताया तो दिखाना पड़ेगा ना राइट। तो पूजा जी हमारी गेस्ट स्पीकर हैं, तो शत नमन मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अंकित जी, जानते हैं सभी लोग, गेस्ट स्पीकर हैं आज के हमारे, और ये EHS को ही लीड करते हैं, तो ये एक सही चेहरा है, सही आवाज़ है आज के समिट के लिए।
ये मेरी ही तस्वीर है तो मैं आऊँगी बाद में, एआई के बारे में हम बात करेंगे। तो धीरज जी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, तो इनकी भी हम चीज़ें सुनेंगे, इनका भी फ्यूचरिस्टिक गोल और ऑप्शन सुनेंगे। पर हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्यारे अंकित जी से। सो प्लीज़ कम ऑन बोर्ड और आज का मंथन हम स्टार्ट करते हैं। First of all, I just want to say thanks to everyone who are calling me here. I can share my expertise or experience on the EHS domain. So thank you so much, and I'm very happy जब हमारा EHS नाम का डोमेन प्रमोट होता है, बिकॉज हमने बहुत चीज़ें देखते हैं कि हम लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं, बिलिंग्स पे डिस्कशन हो रहा है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन पे डिस्कशन हो रहा है, हमारा फैसिलिटीज़ पे डिस्कशन हो रहा है, बट जब हम EHS की बात होती है, दे आर वेरी 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 लेस इवेंट, एंड यू ऑल नीड्स टू अवेयर कि विदाउट EHS कोई भी कंपनी हमारी आज के टाइम में ग्रो नहीं कर सकती। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अब आपने देखा होगा जब आफ्टर कोविड EHS का लोगों के अंदर थोड़ा सा माइंडसेट हुआ कि हाँ EHS के बारे में लोगों को पता लगा कि व्हाट इज़ हिज वैल्यू, क्या क्या गाइडेंस आती हैं, क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं। सो आई डोंट वांट टू से थैंक्स टू दैट सिनेरियो कोविड, बट द मेन थिंग कि उसके बाद लोगों के अंदर जानने के लिए इंक्वायरी हुई कि यस हाँ हम लोगों को इसके बारे में पता करना है, क्या डोमेन है। आपने देखा होगा काफ़ी सारी MNCs ने हाईलाइट करा EHS अपने यहाँ पे डोमेन्स में, उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट जब उनको पता चला कोविड वाला सिनेरियो, जहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं हमारे इंडस्ट्रीज़ में जो काम करते हैं, बट दे वर नॉट एबल टू मैनेज दैट सिनेरियो कि क्या गाइडलाइंस आ रही हैं WHO की, क्या हमें एक्शंस लेने हैं, कैसे हम अपने एम्प्लॉयज़ को वापस बुलाएं वर्क प्लेस पे। दैट टाइम आवर EHS टीम कम फॉरवर्ड, उन्होंने हमें गाइडलाइंस दी, उन्होंने हमें बताया कि हमें क्या क्या चीज़ें अपने वर्क प्लेस पे इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी to prevent from that COVID-19 virus. So here first the term in EHS is environment. हम लोग फैसिलिटीज़ में काम करते हैं, आप लोग सारे लोग जानते हो, तो हर किसी के दिमाग में ये आता है यार मैं तो एक MNC में काम करता हूँ, वहाँ पे EHS का क्या रोल है, लाइक एनवायरनमेंट को मेरे एम्प्लॉयज़ कैसे हार्म कर रहे हैं, मैं कैसे हार्म कर रहा हूँ। मेरे एम्प्लॉयज़ आते हैं ऑफिस में, दे जस्ट वर्कड ऑन देयर लैपटॉप एंड दे स्टार्टेड, ठीक है। तो एनवायरनमेंट पे मेरे एम्प्लॉयज़ का क्या इम्पैक्ट है। एनीवन वांट्स टू शेयर समथिंग कि क्या एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट हो सकता है हमारी साइड से, एनीवन? हाँ, मतलब हम डेली अगर जब भी कम्यूट करते हैं या तो उससे भी इफेक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट के ऊपर कि अगर हम डेली अपनी खुद की कार से आ रहे हैं तो कार्बन एमिशन उससे हो रहा है। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हैं तो कार्बन एमिशन बहुत कम होता है। हम स्मोकिंग करते हैं हमारे प्लेस के आसपास तो वहाँ से कार्बन एमिशन हो रहा है। हम अगर ज़्यादा जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हमारे पास लैपटॉप है, हमारे पास फ़ोन है, उससे भी कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें ऐसे लैपटॉप्स और ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए अपने आसपास जो कार्बन एमिशन बहुत कम करते हैं हमारे आसपास। वेरी गुड, थैंक यू फॉर शेयरिंग। एनीवन एल्स हु वांट टू शेयर समथिंग अबाउट कि मैं फैसिलिटीज़ में, मेरी पूरी फैसिलिटीज़ की डोमेन है, मेरे यहाँ पे तो कोई ये मेरा कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है जिससे इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़े। एनीथिंग यू ऑल्सो वांट टू शेयर? सॉल्यूशंस भी हैं, जैसे कि मैं बी ग्रीन से हूँ, वी आर एक्चुअली सेइंग कि लिव नॉन टॉक्सिक। हम जो सॉल्यूशंस शेयर करते हैं, हम जो क्रिएट करते हैं वो ग्रीन केमिकल्स हैं जो कि प्योरली नेचर से डेवलप्ड हो रखे हैं, जिसमें 0% अल्कोहल और एरोसोल यूज़ होता है। हम बिल्कुल भी BKC यूज़ नहीं करते अपने प्रोडक्ट्स के अंदर। तो हमारे प्रोडक्ट्स यही चीज़ बताते हैं कि आपकी जो भी क्लीनिंगनेस हो रही है, आप आज प्लेट यूज़ कर रहे हो तो उस प्लेट के अंदर जो भी प्रोडक्ट यूज़ हुआ है उसके अंदर भी कार्बन एमिशन हो सकता है और उससे भी आपकी जो हेल्थ है उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। और जो भी हम चीज़ क्रिएट कर रहे हैं वो प्योरली नेचर से बनी हुई है, बायो नहीं कर सकती हो। लेकिन हमारे प्रोडक्ट्स अगर आप, सो सॉरी टू यूज़ अ वर्ड जो कि मुझे नहीं यूज़ करना चाहिए, मॉपिंग करते हो, पोछा लगाते हो, करेक्ट, तो उस चीज़ को मैं बाद में, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, मैं पानी वापस नेचर में डाल सकती हूँ। मैं कह सकती हूँ कि उसे पौधों के अंदर डाल सकते हो आप, लेकिन मेरे प्रोडक्ट्स आप कहीं पर भी डिकम्पोज नहीं कर सकते हो। लेकिन मेरा प्रोडक्ट आप डिकम्पोज कर सकते हो। आप अपने घर के अंदर, हमारे घर में हमारी वाइफ्स हैं, हमारी मदर्स हैं जो इतने सालों से डिश वॉशर यूज़ कर रही है और उनके हाथों पर लिटरली कट्स पड़ जाते हैं उस चीज़ से। तो हमको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जिससे कि बाकी सारे के सारे लोग सेफ फील कर सकें। सिर्फ हम नहीं, हमारे एम्प्लॉयज़, छोटी, आई नो कि वो बहुत छोटे लेवल के ऊपर हैं, वो सिर्फ वहाँ पर क्लीननेस करने के लिए आ रहे हैं, बट देयर लाइफ्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट और उनका भी टेक केयर करना हमारा ही धर्म बनता है, हमारा प्योरली। थैंक यू। एज मैम सेड कि जितनी भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन बताई रिलेटेड टू द केमिकल्स एंड एवरीथिंग एंड द डिकम्पोजिशन पार्ट, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारा कंपनीज का जो मेजर इम्पैक्ट जाता है इन्वायरमेंट पे,
दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम वेस्ट. Yes. हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन में एटलीस्ट 1000 एम्प्लॉयज़ होते हैं. इन अ सिंपल वर्ड 1000 तो मिनिमम होंगे ही होंगे. हम लोगों को ये देखना होता है कि वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है उस कंपनी का. बिकॉज वट एवर द वेस्ट वी आर जनरेटिंग, जितना भी हमारी साइट पे एक बंदा जनरेट कर रहा है या एक एम्प्लॉय जनरेट कर रहा है या 100 एम्प्लॉयज़ जनरेट कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट विल इम्पैक्ट आवर एनवायरनमेंट. सो दैट इज़ द मेन कॉज कि जब भी हमारी जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी हमारी इंडस्ट्रीज़ है, जो भी हमारी MNCs हैं, जो डायरेक्ट इम्पैक्ट जा रहा है एनवायरनमेंट पे बाय आवर वेस्ट मैनेजमेंट. किसी भी कंपनीज़ को आई जस्ट शेयर यू, अभी मेरा कुछ कंपनीज़ में सर्टिफिकेशंस के लिए चल रहा था, वेल सर्टिफिकेशंस, लीड सर्टिफिकेशन, आवर ISO 14001. उनका फर्स्ट क्या था हमारे पास, जो चेकलिस्ट का पॉइंट था, व्हाट इज़ योर वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस. हमें आपकी वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस देखनी है, वेस्ट मैनेजमेंट साइकिल देखनी है, फ्रॉम वेयर यू जनरेट टिल हाउ यू डिस्पोज्ड. जितना आपने वेस्ट जनरेट किया है उसको आप डिस्पोज कैसे कर रहे हो, रिसाइकल कैसे कर रहे हो, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, एवरीथिंग दे चेक्ड. सो दिस इज़ द मेन थिंग विच विल इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट फ्रॉम द फैसिलिटी. द एनवायरनमेंट, जैसे कि हम ऑफिसेज में वी कंज्यूम द इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी कंजर्वेशन होता है. देन वी हैव द एयर कंडीशनिंग, सो व्हाट इज़ द टेम्परेचर to be maintained over there. Then different type of waste mapping generation, which you have already said and covered. So then it comes to the building indoor air quality in the morning. IAQ, When the yeah. people are not there, what is the air quality in the morning? As and when the day progresses, during the at the end of the shift, automatically what happens, the CO2 concentration within the room, which leads to a lot of uncomfort to the people without realizing. So in that case, how to get the fresh intake? How do we make use of the natural lighting? What type of glasses we have, so that the refractive index? How do we maintain the temperature? The conservation of water. So it is a big aspect. Big domain big, to domain understand, yeah. with respect to, even if it is offices, a lot of impacts to the environment can happen from the so many aspects. Different, even the e-waste generation, that is a huge amount of e-waste which gets generated. How to map that waste, where to store, how to dispose, and all this also accounts for the regulatory compliance as well. If it is an electronic e-waste, regulatory compliances as well. Then, as the lady mentioned, what type of the chemicals that we are using for the cleaning. But when I was there, so I very well know we were making use of the Johnson Diversey, the Green Seal certified chemicals. So there are many aspects, even to even if you talk about the green building concept. So from that you will come to know, they will talk about full energy, renewable energy, indoor air quality, waste mapping. So even if it is office, there is good level of aspects which are involved, and also it impacts to Adding the to this video, I can also share one point. हमने ऑर्गेनाइजेशंस, हमारी बहुत बड़ी बड़ी MNCs हैं, हम लोग बहुत प्रोसेसेस कर रहे हैं, कंप्लायंसेस फिल कर रहे हैं, बट द मेन फोकस शुड बी लाइक दैट कि वो ग्राउंड लेवल पे हो रहा है कि नहीं. मैंने काफ़ी सारे MNCs में एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस लिया है. जब मैं वहाँ पे ज्वाइन किया, मैं सबसे पहले मेरा मेन फोकस रहता है कि हाउ यू आर डिस्पोजिंग योर वेस्ट. लाइक इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग एनी ई वेस्ट, ड्राई वेस्ट, फूड वेस्ट, आपका मेटल वेस्ट, एनी काइंड ऑफ वेस्ट, आप उसको डिस्पोज कैसे कर रहे हो. सब लोग क्या कहते हैं, हमारे पास लैंडलॉर्ड है, हम लैंडलॉर्ड को दे देते हैं, लैंडलॉर्ड का बिकॉज वी आर ऑन द टेनेंट, सो दे विल डिस्पोज. पर मतलब उसके बाद का लाइफ साइकिल क्या है, उसके बाद आपके पास कोई कंफर्मेशन आता है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट आता है, आपके पास कोई डिटेल्स आती हैं कि उन्होंने कैसे उस हमारे जो वेस्ट को डिस्पोज या रिसाइकल किया. दैट टाइम ये एक ऑडिट का पॉइंट आता है कि दे डोंट हैव ऑथराइज्ड वेंडर. सबके लिए एक कॉस्ट सेविंग का एक पॉइंट है कि हम लैंडलॉर्ड को दे देते हैं, और लैंडलॉर्ड उसके बाद क्या कर रहा है, नोबडी इज़ अवेयर. सो कंपनीज़ को इस चीज़ में अपने आप को प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा कि जो भी हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, इट शुड गो बाय ऑथराइज्ड वेंडर.
and after the disposal, whatever the waste you are generating, whatever the waste you are disposing, it should be recycled or it should be treated as per the government regulation or requirements. So ये वाला जो point है, मैंने ऑलमोस्ट 4 और 5 कंपनीज में काम किया है और मैंने ये चीज़ वहाँ पे देखा है स्टार्टिंग के पॉइंट में कि कॉस्ट सेविंग के नाम पे लैंडलॉर्ड को जनरेट किया जाता है, लैंडलॉर्ड को डिस्पोज किया जाता है हैंड ओवर. सो इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर वेल सर्टिफिकेशन, लीड सर्टिफिकेशन, ISO 14001, दे विल डेफिनेटली आस्क रिसाइकलिंग सर्टिफिकेट दिखाओ. आपने लास्ट ईयर की जो आपकी वेस्ट इन्वेंट्री है उसके हिसाब से हमें हर वेस्ट को इवेल्यूएट करने के लिए आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप मुझे वो दिखाओ. सो वहाँ पे आपका सर्टिफिकेट रुक जाता है बिल्डिंग को या आपकी कंपनी को सर्टिफाइड करने के लिए. सो वी शुड वर्क ऑन दैट पॉइंट ऑल्सो. एंड वन मोर थिंग, फैसिलिटीज़ में काम करते करते मैंने ये एक्सपीरियंस लिया कि लोग एजम्पशंस पे काम करते हैं कि मेरी इंडस्ट्री में आज मेरे यहाँ पे 600 एम्प्लॉयज़ आए हैं. एवरीवन इज़ नो कि आजकल हाइब्रिड पे चल रहे हैं सारी ऑर्गेनाइजेशन. मेरी कंपनी में आज 600 एम्प्लॉयज़ का लॉगिन है तो इतना फूड वेस्ट होगा, इतना ड्राई वेस्ट होगा, इतना वॉशरूम वेस्ट होगा, दैट्स इट. वो एजम्पशंस पे चल रहे हैं. बट अगर आपको एक्यूरेट चेक करना है तो वी शुड चेक कि वो लोग ग्राउंड लेवल पे उसको किस तरीके से इवैल्यूएट कर रहे हैं या वो क्या बोलते हैं उसे कैलकुलेट कर रहे हैं या उनके पास जो वेइंग मशीन्स हैं वो कैलिब्रेटेड है या नहीं है. ये सारी चीज़ें पॉइंट होते हैं एट द टाइम इफ़ यू आर गोइंग टू चेक कि किसी भी कंपनी का वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस कैसा है. यू शुड डायरेक्टली गो एंड चेक. भाई अपनी वेइंग मशीन दिखाओ, कहाँ पे तुम लोग उस वेस्ट को रोज़ शाम को जब भी अगर आप लैंडलॉर्ड को दे रहे हो या वेस्ट वेंडर को दे रहे हो वहाँ पे मुझे वेइंग मशीन दिखाओ कि आपकी वेइंग मशीन में आपके पास कैलकुलेशन है या नहीं है. वहीं पे लोगों को पता चल जाएगा कि जितना भी डाटा बैकग्राउंड में आया है वो एजम्पशन बेसिस पे आया है या रियल फैक्ट्स पे आया है. सो दैट इज़ द काइंड ऑफ थिंग. सो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि खाना पूर्ति हो रही है. Yes. Thank you for making it a proxy. I don't want to take the names of that organization, but that is the point. As a EHS domain expert or as a part of that team, ये मेरे को चेक करना होता है कि ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है. अगर मैं कंप्लायंसेस की बात करूँ दैट इज़ अ टिक मार्क, चेकलिस्ट की बात करूँ टिक मार्क. बट अगर उन्होंने चेकलिस्ट वो अपडेट करी है तो ग्राउंड लेवल पे वो चेकलिस्ट में वो जो अगर उन्होंने नॉर्म्स को राइट करा है तो वो है या नहीं है. दैट इज़ आवर रोल. सो वी हैव टू चेक ऑन द ग्राउंड लेवल साइड. सर मेरा एक क्वेश्चन है. Yeah. आपको लगता है कि जो लोग नीचे काम कर रहे हैं वो थोड़े से लापरवाह होते हैं या थोड़े से मतलब उनके बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी नहीं होती है, इसी वजह से वो ये चीज़ हो रही है कि जो वेस्ट है वो अनट्रीटेड रह जाता है और डंप हो जाता है हमारी लैंडफिल्स के अंदर. Yes, correct. So we required the awareness. As a expert, as a team members, we should provide the awareness. Like मैं एग्जांपल देता हूँ, जितना भी जो वेस्ट मैनेज होता है वो हमारी ग्राउंड टीम के थ्रू होता है, HK टीम के थ्रू होता है. नॉर्मल जो वर्कर्स होते हैं ग्राउंड स्टाफ वो लोग मैनेज करते हैं. सारा वेस्ट लेके जाना है लैंडलॉर्ड के पास. बट वी नीड टू एजुकेट देम कि जब भी वो लैंडलॉर्ड के पास जा रहे हैं वेस्ट अपना हैंड ओवर करने, इट शुड बी कैलकुलेटेड, वेइंग एक्यूरेट होना चाहिए. यहाँ पर उनकी नीड भी तो होनी चाहिए. मतलब यहाँ पर हमने मैनेजमेंट के लिए बुला लिया. या आई थिंक सो कि उनको भी ऐसा सेमिनार होना चाहिए. डेफिनेटली इट्स रिक्वायर्ड. उनको एजुकेट करें हम. Definitely it's required. We need to provide the awareness to them also because it started from ground level. Ground level. It started from ground level. Yeah. Okay. So I can. इसमें एक बहुत कॉमन यूनिक फिनोमिना है कि इंडस्ट्रीज व्हाट हैपन वो अंदर जो है डिफरेंट सेग्रीगेट करते हैं वेस्ट का. ये हजार्डस वेस्ट है, ये नॉर्मल वेस्ट है, नॉन हजार्डस वेस्ट है, ये रिसाइक्लेबल वेस्ट है. 3 अलग अलग बिन्स होंगे. बट जो अभी आपने जस्ट व्हाट यू टोल्ड हियर इन द फैक्ट्री इट गेट्स सेग्रीगेटेड. बाहर जाते हैं व्हेन इट गेट्स डम्प दे गो एंड डंप इट ऑल अक्रॉस एट वन प्लेस. So आपका the purpose that gets defeated and hence the reason what she said, it is very important that the people who are handling they should be much aware. नहीं तो फ़ायदा क्या हुआ, आपने अंदर segregate किया, बाहर जाके आपने you mixed it. Adding to your point, That is the practical thing which happens. this is true. For also checking this on ground level पे क्या हो रहा है. मेरा वेस्ट गया मेरी ऑर्गेनाइजेशन से, उन्होंने रिसाइकलिंग का सर्टिफिकेट भी दे दिया. आई डोंट वांट टू टेक दैट नेम. Last year we generate some amount of e-waste from our organization. So इस बार क्या हुआ, उन्होंने वहाँ पे ऑडिट करा प्रॉपर
उस जो आपका फैक्ट्री था जहाँ पे वो डिकम्पोज हो रहा था, सारा रिसाइकल हो रहा था, हमने उसका ऑडिट किया एंड यू वर शॉक्ड कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेट किया है, उनकी प्रॉपर लंबी बहुत सारी टीम बैठी हुई है, उनके पास मशीन्स हैं उनको इवैल्यूएट करने के लिए, जो उसके अंदर से इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है इवैल्यूएट करने के लिए, एवरीथिंग दे वर डूइंग. I can't take the name of that organization, but the vendor is very nice. So आपका जो क्वेरी है हमने अपनी साइड से जनरेट कर दिया, बट द मेन थिंग वी शुड चेक ऑल्सो कि कहाँ पे हमारा वेस्ट जा रहा है. वो पेपर वर्क पे ही सिर्फ रिसाइकलिंग सर्टिफिकेट नहीं आना चाहिए, ऑन ग्राउंड लेवल इट इज़ डन और नॉट, दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो वी हैव टू चेक एंड वी हैव अ राइट्स इफ़ वी हैव ऑथराइज्ड वेंडर फ्रॉम एंड वी आर पेइंग फॉर देम. द मेन थिंग हम लोग उनको पे कर रहे हैं हमारे यहाँ से डेली का वेस्ट ले जाने के लिए, ई वेस्ट ले जाने के लिए, हज़ार्डियस वेस्ट ले जाने के लिए. सो वी आर ऑथराइज, वी कैन गो एंड चेक कि आप कर क्या रहे हो हमारे वेस्ट का. ये नहीं कि आप अगले दिन मुझे सर्टिफिकेट दे दो कि मैंने रिसाइकल कर दिया, नहीं. आई एम ऑथराइज, आई कैन चेक. सो दैट इज़ द पार्ट ऑफ थिंग. रिसाइकल का कई कंपनीज रिसाइकल पेंसिल्स दे रही हैं, पेन दे रही हैं, पेपर से यूज कर ना आपके ही रिसाइकल का रिसोर्सेज दे प्रोवाइडिंग अस. करेक्ट. Few more companies there. हाँ, there are lot of things which we can say कि recyclable है. So that is a good thing कि we should attempt all those things कि जो भी हमारे पास recyclable items आ रही हैं उसको one usage item से हमें उसको change करना है. And waste management comes and work on 3R principle. 3R, anyone wants to say about 3R? What is the full form of 3R? Reduce, reuse, recycle. Correct. Thank you, sir. So this is the major principle for every organization whenever they are going to set their goals कि भाई हम वेस्ट मैनेजमेंट के गोल सेट कर रहे हैं कि हमें इस लेवल पे अपना वेस्ट मैनेजमेंट लेके जाना है नेक्स्ट ईयर एज अ गोल. वो आपका अपना 3R प्रिंसिपल इशू करते हैं. वट एवर द वेस्ट वी आर वट एवर थिंग वी आर कंज्यूमिंग, फर्स्ट वी हैव टू रिड्यूस. जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको क्यों रखें हैं, ठीक है. वी हैव टू रिड्यूस, देन इट विल कम विद रीयूज़. जो भी हमारा मटेरियल है जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं वो, देन उसके बाद हमारा आता है रिसाइकल. दैट हम ना उसको रिड्यूस कर सकते हैं ना रीयूज़. इट शुड गो बाय रिसाइकलिंग फॉर द ऑथराइज्ड वेंडर. एनीवन वांट्स टू गिव सम एग्जांपल ऑफ रिड्यूस और रीयूज़, सो आई कैन आल्सो शेयर. सर आप प्लीज. There would be none who will say that they have not heard about the circular economy. So circular economy is nothing but how do we, the waste product which is there, how do we take it back to our same process, how do we recycle it, reuse it, you know. So instead of going to the waste landfill site for the recycling, how do we refurbish it, how can we enhance the life of the product that we are Products. using, and how do we take it back. So the approach of, you must have heard, the approach of cradle to grave, that is linear economy, then cradle to cradle when it comes back for the reuse into the plant. Many aspects like metals, plastics, they're all wood, they're all recycled and taken back to plant. So circular economy concept everybody of you are aware about. So this in when we talk about the waste, simultaneously we talk about the circular economy also. So very very fast catching up the concept from the cradle to cradle. Instead of पेपर वेस्ट, दिस इज़ द वेरी कॉमन वेस्ट जो इस ह्यूज क्वांटिटी में एवरी ऑर्गेनाइजेशन में रेज होता है. इट शुड कम इन आवर वॉशरूम्स, इट शुड बी प्रिंटेड, न्यूज़पेपर, एनीथिंग. सो पेपर वेस्ट प्लेज अ वेरी वेरी बिग रोल इन एनी काइंड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि डेली वेस्ट में हम लोग अपनी कंपनीज़ को, अपने एम्प्लॉयज़ को, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, हम नहीं बोल सकते कि हम आपको टिश्यू पेपर नहीं देंगे. हम नहीं बोल सकते बिकॉज दैट विल कम ऑन हाइजेनिक पार्ट. वो बोलेंगे दैट्स नॉट, ये हाइजेनिक नहीं है. हम उनको स्टॉप नहीं कर सकते. आप इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को क्या नाम है, प्रिंट नहीं कर सकते. सो दिस ऑल आर द थिंग्स विच वी नीड्स टू फोकस. अब हमारी चेकलिस्ट होती हैं. आपने देखा होगा कभी भी हमारा कुछ भी ऑडिट होता है तो सबसे पहले बोलते हैं चेकलिस्ट ले आओ, अपनी सारी की सारी चेकलिस्ट लेके आओ, यहाँ पे फाइल रखो. आई हैव टू चेक कि सारी चेकलिस्ट आपके AHUs के हो रखे हैं कि नहीं, आपके UPS रूम में आपने साइट वॉक थ्रू किया है कि नहीं, सबके चेकलिस्ट. हमारा क्या रोल होता है उस पेपर वाले पॉइंट में?
वी नीड, अब जैसे मैं वॉशरूम का बता रहा हूँ आपको, हम एम्प्लॉयज़ को मना नहीं कर सकते कि हम आपको पेपर नहीं देंगे, टिश्यू पेपर नहीं देंगे. व्हाट वी कैन डू, एग्जांपल देता हूँ. मेरी लास्ट टू लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में क्या करा था, वॉशरूम है इस लेवल पे ही, वहाँ पे उन्होंने 10 डिस्पेंसर लगा रखे हैं, 10 डिस्पेंसर लगा रखे हैं टी, वो आपके टी रोल के लिए, वॉशरूम पेपर के लिए. सो मैं देख रहा हूँ 1 2 3 4 इधर से निकाला, फिर वहाँ पे वो निकाल रहे हैं, वहाँ पे निकाल रहे हैं. नहीं, दिस इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं लोग उतना ही ज़्यादा उसको यूज़ करते हैं. दैट्स अ ह्यूमन नेचर. हम उनको बोल नहीं सकते, इशू नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है कि हमारे पास जितनी चीज़ें होंगी हम उसको उतना यूज़ करेंगे. तो विदाउट सेइंग देम कि हम आपको नहीं प्रोवाइड कराएंगे, हमने उसको 10 को 5 में कन्वर्ट कर दिया. सो 10 को हमने 5 में कन्वर्ट करा, रिड्यूस, हमारा जो कंजप्शन का लेवल हुआ वो कम हुआ, रिड्यूस हुआ. सो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ थिंग. चेकलिस्ट, आपने देखा होगा हमारे फैसिलिटीज़ में तो इतनी चेकलिस्ट होती हैं, इंसान भरता भरता थक जाता है और हमें भी याद नहीं होती कि कौन कौन सी चेकलिस्ट है. हम एक ट्रैकर बना के रखते हैं कि हमें ये चेकलिस्ट भरनी है, ये चेकलिस्ट भरनी है, ये चेकलिस्ट भरनी है. चेकलिस्ट को भरने के लिए भी चेकलिस्ट एक बंदा भी होता है पूरा का प्रॉपर मैनेज करने के लिए कि भाई तुम ट्रैक करो कोई चेकलिस्ट रह तो नहीं गई है, क्योंकि वो KPI का पार्ट होती है कि आपकी सारी चेकलिस्ट है नहीं है. हमने उस चेकलिस्ट को क्या किया, वहाँ पे बार कोड लगा दिया. जहाँ जहाँ चेकलिस्ट लगती थी, AHUs में, UPS रूम में, आपके पेंट्री में, आपकी क्लीनिंग में, आपके मीटिंग रूम्स में, हम जब भी मीटिंग रूम्स में जाते थे पहले वहाँ पे एक चेकलिस्ट लगी होती थी डोर पे कि HK वाला आता था, वो देखता था कि हाँ सारी चीज़ें यहाँ पे लगी हैं कि नहीं, टिक 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 टिक. फिर उसके बाद वो एज अ रिकॉर्ड रखी जाती थी. हमने उसको डिजिटलाइज कर दिया, हमने उसको वहाँ पे बार कोड लगा दिया, और फ़ोन सबके पास है आज के टाइम में. आई डोंट थिंक सो कि आज के टाइम में किसी के पास फ़ोन नहीं होगा. 6th क्लास के बच्चे के पास भी आज के टाइम में फ़ोन है. सो दे कैन जस्ट स्कैन, दैट्स इट. एंड यू कांट बिलीव हमने कितना ज़्यादा पेपर सेविंग किया उसकी वजह से. दैट्स द बिग वन. जो हमारी फाइलें इतनी इतनी बनती थी, अब हमारे पास कुछ रिकॉर्ड नहीं है उसका, सारा कुछ डिजिटल फॉर्म में चला गया है. एक टीम बैठी हुई है, दे कैन ट्रैक कि हाँ सारा कुछ हो रहा है कि नहीं. जब भी कोई ऑडिट होना है वहाँ से एक्सपोर्ट करा, दैट्स इट. So you can save a lot of paper after doing all this thing. Plastic waste. Somebody wants to share something about what's their understanding on plastic waste? Anyone? प्लास्टिक वेस्ट के लिए हमारे पास बहुत सारे रूल्स आए हैं कंपनीज़ के लिए. ये वाली प्लास्टिक का प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना, ये प्रोडक्ट यूज़ नहीं होना चाहिए, ये हम यूज़ नहीं करेंगे. एनीवन वांट्स टू शेयर कि जो आपने लेटेस्ट सुना हो प्लास्टिक वेस्ट के बारे में? प्लास्टिक वेस्ट तो होना ही नहीं चाहिए यूज़, मतलब उसको रिसाइकिल ही करना चाहिए. ना हो सके उसको अच्छे से डंप करें, और उससे जितनी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि आजकल देखें कि बेंचेस बन रहे हैं प्लास्टिक से, तो वो चीज़ के अंदर कर सकते हैं. तो उसको अच्छे से ऑफिस वेस्ट जो भी प्लास्टिक जनरेट हो, पहले तो ऑफिस में प्लास्टिक की जगह ग्लास वाटर बॉटल्स यूज़ होनी चाहिए, और फिर उसके बाद जितना भी जनरेट होगा उसको रिसाइकिल करना चाहिए. करेक्ट, दैट्स द गुड पॉइंट हियर. लास्ट मैंने एक इवेंट ज्वाइन किया था, वहाँ पे उन्होंने ना वो बोटल्स रखे हुए थे छोटे वाले. मैंने बोला ये आप सस्टेनेबिलिटी के ऊपर आपने ये पूरा का पूरा इवेंट रखा है, एंड सी मैं खुद ही सस्टेनेबिलिटी के रूल अगेंस्ट मैं काम कर रहा हूँ. आप लोगों ने यहीं पे बोतल रखी हुई है सारी की सारी. हाउ कैन यू से कि आप सस्टेनेबिलिटी को फॉलो कर रहे हो? तो दैट वाज आल्सो द गुड पॉइंट कि जो भी चीज़ें हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, प्लास्टिक से हटा के, वन टाइम प्लास्टिक जो होती है जिसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, वो आइडियाज़ हमको इम्प्लीमेंट करने ऑर्गेनाइजेशंस में. सो वन ऑफ दिस आइडिया इज़ वेरी गुड. ई वेस्ट, सर ने हाईलाइट किया था हमारा एक ई वेस्ट का पॉइंट. जितनी भी आपकी MNCs हैं आज के टाइम में, वो बहुत ह्यूज अमाउंट में आपका ई वेस्ट जनरेट होता है. उसको रिसाइकल करने में, अगर वो रिसाइकल प्रॉपर तरीके से ना हो, वो बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट करता है हमारे एनवायरनमेंट पे. सो जब भी हम ई वेस्ट के बारे में सोचते हैं, फर्स्ट हमें ना जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, जो भी हमारे ई वेस्ट का जनरेशन पार्ट है, वी नीड टू इवेल्युएट कि कहाँ से ई वेस्ट जनरेट हो रहा है. अगर हमें नहीं पता है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा प्रोडक्ट ई वेस्ट जनरेट कर रहा है, सो वी आर नॉट एबल टू गाइड देम कि हाँ आपको इसको डिस्पोज करना है. ई वेस्ट के लिए ऑथराइज वेंडर होने चाहिए.
हमारे कुछ वेंडर्स की लिस्ट है, गवर्नमेंट ने दे रखी है कि दीज आर द ऑथराइज्ड वेंडर्स, कि आप इनके थ्रू अपना ई वेस्ट डिस्पोज करा सकते हो। एंड देयर विल बी नो डाउट, कभी भी कोई आपके लिए गवर्नमेंट साइड से ऑडिट होता है, दे आर चेकिंग कि आप ई वेस्ट कैसे करते हो, आप ऑथराइज्ड वेंडर का रिसाइकलिंग सर्टिफिकेट दिखाओगे, उसका ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट दिखाओगे। सो यू शुड बी वेरी शार्प कि आप जो वेंडर सिलेक्ट कर रहे हो ई वेस्ट के लिए, इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय CPCB or SPCB, something. Food waste. That's the big one. Cafeteria इतना बड़ा अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेट करता है जिसको हम सोच भी नहीं सकते। आई एम जस्ट शेयरिंग अबाउट वन ऑर्गेनाइजेशन। मेरा पूरा डेली का वेस्ट इतना नहीं होता था, मेरी जितना पूरे मंथ का वेस्ट इतना नहीं होता था जितना मेरा सिर्फ कैफेटेरिया से वेस्ट आ रहा है। कैफेटेरिया वेस्ट में आपका जनरेशन से लेके एंड तक का डिस्पोजल। जब भी हम कुछ चीज़ कुक करते हैं तो किचन में भी हमारे वेस्ट जनरेट हो रहा है। जब भी कुछ लोग खा रहे हैं, जब लोग कुछ कुकिंग कर रहे हैं, या जब वो प्लेट वेस्टेज होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो सिर्फ और सिर्फ हम इसको एक ही चीज़ से रोक सकते हैं, अवेयरनेस, एम्प्लॉयज़ अवेयरनेस। अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को अवेयर नहीं करेंगे अबाउट फूड सेफ्टी, फूड वेस्टेज सेफ्टी, नथिंग विल बी चेंज। एक एग्जांपल बताता हूँ, हम लोगों ने एक कंपनी में इनिशिएटिव लिया था। जितना भी हमारा फूड वेस्ट था बहुत हाई क्वांटिटी में था, नंबर ऑफ, हम लोग खुद शॉक थे कि यार लोग इस लेवल पे वेस्टेज कर रहे हैं। और फूड के लिए एवरीवन इज़ वर्किंग, हम लोग सब फूड के लिए काम कर रहे हैं। जब हम उसमें देखते हैं कि कंपनी फ्री में फूड प्रोवाइड कर रही है एज अ गुड थिंग, कि हाँ उनको अपने एम्प्लॉयज़ का केयर है, तो वो फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। बट जब आप वो देख रहे हो वेस्टेज, यू फील बैड कि यार मैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इतना सोच रहा हूँ, मैं उनकी कैलोरीज़ के लिए, MGs के लिए इतना वर्क कर रहा हूँ, मैं उनकी हेल्थ से रिलेटेड इतना काम कर रहा हूँ, और इतना लेवल पे वेस्टेज हो रहा है। देन वी स्टार्टेड शेयरिंग अवेयरनेस वीडियोज़, अवेयरनेस, वी आर इम्प्लीमेंटिंग अवेयरनेस पोस्टर्स। एंड वन थिंग, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमने 1 वीक में क्या किया था, पूरा का पूरा नो बीन वीक मनाया था। उसमें हम लोगों ने पोस्टर्स, हमारे कम्युनिकेशंस वॉल होते हैं, मेल्स के थ्रू कम्युनिकेशन शेयर करा कि जो भी एम्प्लॉय अपना जो प्लेट होगा जिसके में कोई भी वेस्टेज नहीं होगा, दे विल गेट सम रिवॉर्ड, दे विल गेट सम रिवॉर्ड। उस एक छोटे से रिवॉर्ड में क्या था, एक सस्टेनेबल पेंसिल, सस्टेनेबल पेंसिल थी। इट्स नॉट अ बिग थिंग, बहुत बड़ा कुछ नहीं था, वो एक सस्टेनेबल पेंसिल थी। बट यू कांट बिलीव, लोगों ने उस सस्टेनेबल पेंसिल्स के चक्कर में इतना लेस कर दिया था वेस्टेज। एंड हम लोगों ने उन टीम्स के फ़ोटोज़ भी लगाए, उनको थोड़ा सा अवेयर कर, मतलब वो करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए, ताकि लोगों को समझ में आ रहा है यार इन लोगों को गिफ्ट मिले हैं, कल हमारी भी फ़ोटो हो सकती है, हमारे यहाँ स्क्रीन चल रहे हैं, हमारे भी मेल्स पे फ़ोटोज़ आ सकती हैं। सो दैट काइंड ऑफ अवेयरनेस वी नीड टू प्रोवाइड आवर एम्प्लॉय। डेफिनेटली वो रिड्यूस करेंगे, बट इट्स अपॉन हाउ वी आर डूइंग दैट एक्टिविटीज़। Same thing we do in the hotels. We put that last day wastage, food wastage था ना last day. Yeah. Employees can aware कि अच्छा कितना wastage था. हाँ, दैट In hotels we do like this कि total wastage कितना हुआ food waste and we put in the board. हाँ, हम लोगों, दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। हम लोगों ने भी ये बोर्ड करा, उसमें दिखाया कि आप लोगों ने इतना वेस्ट किया है, कल इतने लोगों को वो फूड अगर वेस्ट नहीं होता तो हम प्रोवाइड करा सकते थे। दैट इज़ द काइंड ऑफ थिंग कि हम किसी के प्लेट में से फूड छीन रहे हैं, दैट नंबर ऑफ वेस्टेज। सो पीपल फील यार हाँ हम लोग गलत कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अवेयरनेस। सो वी शुड प्रोवाइड द अवेयरनेस। ट्री एंड हैजार्डियस वेस्ट, मैम यू वांट टू से समथिंग, बिकॉज स्टार्टिंग में आपने इस टॉपिक पे बहुत बोला था। ये तो इशू है ये, बट जो केमिकल वाली चीज़ें, जैसे मैं बी ग्रीन से हूँ एंड वी मेक द केमिकल्स जो कि एक्चुअली बायोडिग्रेडेबल हैं, जो कि एक्चुअली अगर हम डालेंगे नेचर में तो वो इजीली डिकम्पोज हो सकते हैं। सैनिटरी प्रोडक्ट्स तो ऑफ कोर्स इट्स एन इशू एंड ये तो हम फीमेल्स होकर रिलेट कर पा रहे हैं। हर एक इंडस्ट्रीज़ के लिए कि हम जो हमारे जो सैनिटरी वेस्ट है हम उसको कैसे डिस्पोज करें। तो आई थिंक हमारी पूरी टीम ने इस पर ऑलमोस्ट 1 मंथ काम किया। वी फाइंड वन ऑफ द वेंडर, वो इंसरेशन प्रोसेस को करता है, ठीक है। उसके बाद एक पैटेंट मशीन है
they change that waste into recyclable products. प्रॉपर उसने हमें दिखाया, हम उसके प्लांट में गए कि आप कैसे कर रहे हो सैनिटरी वेस्ट, यार ये तो मेडिकल वेस्ट के थ्रू इंसरेशन प्रोसेस में होगा, कैसे कर रहे हो आप. देन दे शोड कि उन्होंने कैसे कैसे सेग्रीगेट किया उस वेस्ट को, कैसे कैसे पार्ट, कैसे मशीन वो वर्क कर रही है, कैसे वो रिसाइकलेबल प्रोडक्ट बना के आपको दे रहा है. दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग. So if you want that detail, I will definitely share with you because that's a very common point कि लोगों को पता नहीं है कि ये सैनिटरी वेस्ट को हम परफेक्टली डिस्पोज कैसे करें. सब लोग किस लिए प्रोसेस से जाते हैं, इंसरेशन, एंड दैट विल इम्पैक्ट आवर अर्थ. ओके, सो एनी क्वेरी, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? आई एम हेयर ओनली एज सर सेट कि बहुत सारी कंपनीज में हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट के पूरा का पूरा उनका नर्स का स्टाफ होता है, डॉक्टर्स का स्टाफ होता है, टू इफ़ एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी विल बी हैपन विद आवर एम्प्लॉयज़, तो उनको ट्रीट करने के लिए. सो अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे भी मेडिकल वेस्ट जनरेट होता है, तो हमारे पास ऑथोराइज बायोमेडिकल वेस्ट वेंडर होना चाहिए. दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग. हमारे पास प्रॉपर लिस्ट है ऑथोराइज वेंडर की बाय गवर्नमेंट. कल को कोई भी वेंडर आता है बोलता है मैं तो ऑथोराइज्ड हूँ, नहीं, यू हैव टू चेक ऑन द पोर्टल इज इट ऑथोराइज्ड और नॉट. सो थैंक यू सर फॉर एडिंग दिस थिंग. नहीं, दैट इज़ वेरी वेल मैनेज्ड. आजकल तो उसमें उन्होंने GPS भी कर दिया है, बार कोड भी कर दिया है. द बैग जिसमें ले जाते हैं इट हैज़ गॉट ए बार कोड. सो अगर कहीं पे भी वो लीगल डिस्पोजल करेगा थ्रू बार कोड, यू विल कम टू नो विच कंपनी, विच इज़ द वेंडर, वेयर इट इज़ डिस्पोज. सो इट इज़ ऑल, मतलब आई मीन फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू दे हैव मेड वेरी गुड. जैसे कि अंकित जी ने बताया कि कितनी तरीके का कचरा निकलता है, कितनी तरह की वेस्ट है. सिर्फ अगर ऑफिस प्रीमाइसेस की ही बात करें, कितनी तरह का वेस्ट हम निकाल रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं एवरीडे. उन्होंने ये भी बताया कि ऑर्गेनाइजेशंस में क्या क्या लूप होल्स हैं जिनके ऊपर काम ही नहीं हो रहा है, जिसको हमने ये भी बोला कि ये खाना पूर्ति हो रही है, कि काम ही नहीं हो रहा है. और जबकि काम नहीं हो रहा है पर उससे वो जो सेंसिटिविटी है, जो मुद्दा है, वो ख़त्म नहीं होता है. काम नहीं हो रहा है ये हमें पता है, पर जिस वर्नेबिलिटी पे हम लोग खड़े हैं वो ख़त्म नहीं हो रही है. तो नाउ द पॉइंट इज़ कि जिस महा टॉपिक के बारे में हमने बात की कि वेस्ट जनरेट हो रहा है पर ट्रीट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्या होगा अगर हम इसको मैनेज कर लें, अगर हम उन सारी चीज़ों के ऊपर काम करें और इस कचरे को मैनेज कर लें, तो हम क्या अचीव करेंगे. तो दीक्षा वन ऐप के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि जितनी भी वेस्ट के बारे में हमने अभी तक बात करी, अगर हम उसको मैनेज कर लें तो हम 5 लाख गांव को पानी दे सकते हैं. अगर हम सिर्फ उस वेस्ट को मैनेज कर लें, हम 20,000 इंडियंस विद्यालयों को एनर्जी दे सकते हैं अगर हम उस वेस्ट एनर्जी को मैनेज कर लें. हम 6 करोड़ वृक्ष लगा सकते हैं, उन्हें सेव कर सकते हैं अगर हम उस वेस्ट को मैनेज कर लें. यानी कि कितनी बड़ी पॉइंट पर हम लोग आज रुके हुए हैं. नाउ एनवायरनमेंट की बात करने के साथ साथ हम अगर हेल्थ पर आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्थ, जो EHS से निकला है, द सेकंड कंपोनेंट ऑफ हेल्थ. यहाँ पर दीक्षा वन की हेल्प से हमने जो कंपोनेंट्स लिए हैं, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर वर्किंग अंडर अस, हु आर वर्किंग विद अस, एडमिन के लोग, फैसिलिटी मैनेजमेंट के लोग, सिक्योरिटी पर्सनल, और हमारे सिस्टम के अनुसार काम कर रहे हैं. अगर हम सिर्फ उन्हीं की हेल्थ कंपोनेंट को मॉनिटर करें, तो एडमिन स्टाफ, सिक्योरिटी पर्सनल और फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो स्टाफ हैं, उनके जो डेली रूटीन के काम होते हैं, उनके डेली रूटीन के काम के मद्देनज़र उनको किस किस तरह के हेल्थ इश्यूज से गुजरना पड़ता है. जैसे कि आप लोग काफ़ी टाइम से फैसिलिटी में काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हमारे सिक्योरिटी पर्सनल सारा दिन खड़ा होकर 12 घंटे 9 घंटे की ड्यूटीज़ करते हैं, या हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टाफ है, जो मेंटेनेंस के लोग हैं, या हमारी एडमिन टीम के लोग जो सिर्फ डेटा एंट्री पे काम करते हैं, किस किस तरह के हेल्थ इश्यूज से उन्हें गुजरना पड़ता है? कोई इनपुट्स देना चाहेंगे आप? सबसे बड़ा तो सर्वाइकल ही हो जाता है. सर्वाइकल है, उनके कमर में दर्द, उनके हेडेक, उनके शोल्डर में पेन, इतने ज़्यादा हेल्थ इश्यूज से उन्हें गुजरना पड़ता है. और स्पेशली हमारा जो सिक्योरिटी स्टाफ है, हर पॉइंट पे हमें आजकल मैन पावर लगाने की ज़रूरत पड़ती है, और हमेशा ही पड़ती है. उनके ऊपर हमारी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है. किस तरह की उनको प्रॉब्लम हो जाती है, लॉन्ग आवर्स खड़े होने के बाद उनके वेरिकोल्स वेन्स आ जाते हैं, पैरों में दर्द रहने लगता है, उनकी लेग्स वीक्स हो जाती हैं. हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टाफ है, उनको भी हेल्थ इशूज़ से गुजरना पड़ता है. बहुत ही सेंसिटिव इशू है, इसको आगे लेके चलते हैं हम.
यहाँ पर कौन कौन से वो तरीके हो सकते हैं कि जिससे हम थोड़ा सा इनिशिएटिव लेने से उनकी हेल्थ को, सिर्फ अपने स्टाफ की हेल्थ को ही बेटर कंडीशंस में ला सकते हैं। जब हम अपनी ही स्टाफ की प्रॉब्लम्स को दूर नहीं कर पाएंगे तो बिजनेस के बारे में तो हम भूल ही जाएं। देखो, बिजनेस तो हमेशा ही डिमांड करेगा, बिजनेस का काम है डिमांड करना। बिजनेस बोलेगा कि मेरे को ये वाला हेडरेस्ट चेयर भी चाहिए, मुझे हमेशा सिटिंग का कंपोनेंट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। पर उन लोगों के बारे में क्या, जिन लोगों को हम यूटिलाइज करते हैं 24/7 इन आवर सिस्टम एज ए फैसिलिटी मैनेजर, अगर हम उनको भी वही सुविधा प्रोवाइड करें बीइंग ए फैसिलिटी मैनेजर, अगर हम उनको भी थोड़ी देर सिटिंग अरेंजमेंट का प्रोविज़न कर दें ड्यूरिंग देयर 12 आवर शिफ्ट, अगर हम उनके लिए कुछ ऐसे केमिकल्स का प्रोविज़न कर दें जो उनके हाथों को, उनके बॉडी को, उनकी स्किन को हार्म ना करें, तो हम लोग एक वेल प्रूवन फैसिलिटी मैनेजर्स प्रूव हो सकते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल फैसिलिटी मैनेजर्स प्रूफ हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एयर क्वालिटी। बाहर के जो हालात हैं किसी से छुपे नहीं हैं, हम लोग एक बहुत ही सेंसिटिव एटमॉस्फेयर से गुजर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे पहले इतना सेंसिटिव और इतना बुरा कभी नहीं हुआ होगा बाहर का इन्वायरमेंट कि एक नॉर्मल इंसान को भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हमारी आंखें जल रही हैं। जब हम आज इस एज में, जहाँ पर हम ऑलरेडी अपनी लाइफ के 30-40 ईयर्स को गुजार चुके हैं और हम ये सब फेस कर रहे हैं, तो क्या सोचते हैं हम कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, जो लोग बच्चे अभी बहुत ही छोटे हैं 6 ईयर्स 7 ईयर्स, उनको अभी से ये सब फेस करने के लिए मिल रहा है, तो हमें कौन से ऐसे कदम उठाने चाहिए कि हम एयर क्वालिटी इंडेक्स को कम कर सके, मेंटेन कर सकते। क्योंकि हम हमेशा गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चंस नहीं उठा सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट विद एवरी इंडिविजुअल। कौन से ऐसे कदम है, आज वो समय आ गया है कि हर इंडिविजुअल को सोचने की ज़रूरत है कि ऐसे क्या किया जाए कि हम इस एनवायरनमेंट को जो बाहर हो रखा है, हम सिर्फ अपने ऑफिस प्रीमाइसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जहाँ से हमें से अब जो हालात हो गए हैं वो चारों तरफ हो गए। ऐसे क्या किया जाए? अगर हमने वर्क फ्रॉम होम ले लिया एक दिन के लिए, वी आर नॉट फीलिंग वेल, हमने वर्क फ्रॉम होम ले लिया, वी आर एट होम, पर व्हाट अबाउट दिस पीपल जिनको हम फ़ोन करके चेक करेंगे कि क्या हालात है, कितने एम्प्लॉयज़ आए, हेड काउंट दे दो, ये ट्रांसपोर्ट का अपडेट कर दो, सारा डेटा तो हम इन्हीं से ही लेते हैं। इनकी हेल्थ के बारे में कौन सोचेगा? नहीं, इनकी हेल्थ के बारे में क्या इन लोगों को पुअर एयर क्वालिटी को फेस नहीं करना पड़ेगा? क्या हम इनको मास्क प्रोवाइड कर रहे हैं? क्या हम इनको वो सुविधाएं दे रहे हैं जो हम अपने लिए चाहते हैं? अगर हमारे ऑफिस के AHUs, हमारे ऑफिस का सिस्टम, हमारे ऑफिस का इंफ्रा, इन सारी चीज़ों की मेंटेनेंस के लिए हम अपने स्टाफ को यूटिलाइज करते हैं, तो क्या हम उनके लिए वो वर्किंग कंडीशंस को मेंटेन करते हैं जहाँ पर जाकर वो उस सर्विस को प्रोवाइड कर सकें? क्या हम अपने सिक्योरिटी पर्सनल्स को इस तरह से वेल इक्विप्ड करते हैं कि एटलीस्ट वो 24/7 हमारी सर्विसेज के लिए अवेलेबल रह सकें? बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है ये। नेक्स्ट इज़ मेंटल हेल्थ एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसके बारे में आजकल आपने बहुत सुना होगा, हर कंपनी, एवरी कंपनी इज़ वर्किंग ऑन मेंटल हेल्थ एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्या हम अपने अंडर काम करने वाले लोगों के लिए ये सब अरेंजमेंट कर रहे हैं? क्या हम कभी किसी गार्ड के पास जाकर ये पूछते हैं कि कैसे हो भैया, कैसा लग रहा है, क्या आप आज ठीक हो, नहीं हो, काम पे आने का मन था, नहीं था? क्या हम उनके लिए वो एनवायरनमेंट बनाते हैं कि वो हमारे पास आके बोल सकें कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और अगर मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ तो मेरी सैलरी ना घटे या मेरी एब्सेंट ना लगे, एंड ऑल दोज पॉइंट। मतलब एज ए रिस्पॉन्सिबल फैसिलिटी मैनेजर हम अपने अंडर काम करने वालों के लिए या जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं उनके लिए ऐसा क्या क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो हमें राउंड द क्लॉक वो सर्विसेज देते रहें और हमारे साथ बने रहें हमेशा इस कॉन्सेप्ट को आगे ले जाने में। बहुत कुछ है यहाँ पर। क्या आज भी हम वो चीज़ें क्रिएट कर पा रहे हैं जो हम एंड यूज़र को दे रहे हैं, जो अपने बिजनेस को दे रहे हैं, हम अपने स्टाफ के लिए भी वो सब प्रोवाइड कर पा रहे हैं? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये फैसिलिटी मैनेजर होने के नाते। सो इमरजेंसी मेडिकल सपोर्ट, आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई इमरजेंसी आ जाती है, जैसे कि हर साल दिल्ली में अब इतनी ज़्यादा बारिश होने लगी है, हमारे ऑफिस के नीचे बेसमेंट में पानी भरने लगा है, कभी भी किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशंस आ जाती है जिसमें हमारी जो डिपेंडेंसी है वो अपने सपोर्ट स्टाफ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे हैं टाइम पर, फ्लड के टाइम पर, तो हम हमेशा
ड्यूटी पर जो सुपरवाइज़र, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, मेंटेनेंस सुपरवाइज़र अवेलेबल होते हैं उनसे हमेशा पूछते हैं कितने लोग आ गए ऑफिस में, क्या सिचुएशन है, पानी तो नहीं भर गया, कहीं लीकेज तो नहीं हो रही, ऑपरेशनल है नहीं है। पर जिन लोगों से हम पूछ रहे हैं क्या उनकी हेल्थ हमारे लिए मायने रखती है या नहीं रखती है, दैट्स ए बिग क्वेश्चन। नाउ कम टू द सेफ्टी। हेल्थ एंड सेफ्टी ऑलवेज गो टुगेदर, हमेशा साथ साथ ही काम करते हैं। क्या है ये सेफ्टी? सर, बीइंग अ वेरी रिनोन्ड एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, मैं आपके कुछ इनपुट्स लेना चाहूँगी। व्हाट यू से अबाउट सेफ्टी सर, कितनी ज़रूरी है सेफ्टी? देखिए, सेफ्टी इज़ द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले द ऑक्यूपायर हु इज़ देयर, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द ऑक्यूपायर। सो जो भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, इट इज़ हिज मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पीपल शुड नॉट गेट इंजर्ड, पीपल शुड नॉट गेट हर्ट वाइल दे आर working. So it is a moral responsibility. Number two, it is a regulatory requirement as Right. well. Like we have the Factories Act, plenty of rules and regulations are there. If you do not comply with those, then the government may always prosecute you. The laws are getting stricter day by day, and if you do not comply with those, obviously you are going to get into troubles. Then why safety is necessary is also from the economic point of view. राइट। Because if you don't follow the safety, there can be incidents, accidents, fire incidents. Then ultimately you are going to lose money. And today the penalties imposed by the courts are in the crores and crores of rupees. So moral responsibility, then because it is a financial responsibility as well, and then the regulatory requirement as well. So all these three put together makes safety a very, very essential part for any organization, and they should follow it. थैंक यू सर। अंकित जी, आपसे जानना चाहूँगी कि कौन कौन से सेफ्टी इंसिडेंट आपने एक्सपीरियंस करे अभी तक के अपने एक्सपीरियंस में? क्या ऐसा होगा जो हुआ होगा जो आपको, जिसने आपको बिल्कुल ही अलग सा एक्सपीरियंस दे दिया होगा सेफ्टी इंसिडेंट को हाईलाइट करते हुए? ओके, सो काफ़ी सारे हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में इंसिडेंट्स होते हैं, लाइक रिलेटेड टू फूड इंसिडेंट, आपका फूड इंसिडेंट हो गया, लिफ्ट इंसिडेंट हो गए, फायर इंसिडेंट्स हो गए, देयर आर लॉट ऑफ थिंग। कभी कभी हमारे पास मेडिकल इंसिडेंट भी हो जाते हैं, जो एम्प्लॉयज़ आर नॉट फीलिंग वेल, कुछ उनको कंडीशन ऐसी हो जाती है कि हमें उनको मेडिकल प्रोवाइड कराना पड़ता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन विच आई रिमेंबर, लिफ्ट इंट्रैपमेंट। हमारे कुछ एम्प्लॉयज़ थे, ऑलमोस्ट 5 और 6 एम्प्लॉयज़ थे, दे वर न्यूली ज्वाइन, उनका फर्स्ट डे था ऑफिस में, वो लोग इंडक्शन के लिए जा रहे थे 3rd फ्लोर पे, एंड वो लिफ्ट बंद हो गई बिटवीन 3rd and 2nd और फ्लोर। वहाँ से उनको सारी ज़िंदगी के लिए सेफ्टी के नॉर्म्स पता चल गए होंगे। उनको प्रॉपर अभी उनको कुछ आइडिया नहीं था क्या करना है, कैसे पता लगे, क्योंकि उनका ना इंडक्शन हुआ है, नथिंग, एंड वी जस्ट हर्ड कि उनकी आवाज़ें आ रही थी, शाउटिंग कर रहे हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ लाइक दे वर नॉट फीलिंग मेंटली ओके, सो वो फेल डाउन हो गए। तो दैट वाज द कंसर्न। तब हमें लोगों को रियलाइज़ हुआ कि लिफ्ट इंट्रैपमेंट इज़ द मेजर वन, क्योंकि जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 5, 6, 7 फ्लोर होते हैं, तो वी ऑलवेज प्रोवाइड द लिफ्ट्स हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर आपकी कंपनीज में होंगी। जैसे वहाँ पे इंट्रैपमेंट होता है, और वो मोस्टली किसके साथ होता है, एम्प्लॉयज़ के साथ। राइट। एंड दे शुड बी अवेयर कि उस टाइम उन्हें क्या करना है, जो भी गाइडलाइंस है, उन्हें कॉल करना है या कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना। आफ्टर सम टाइम्स वो ईजिली ग्राउंड लेवल पे पहुंच जाएगी। अगर वो रिएक्ट करते हैं तो उनके मेंटली कंडीशन पे इम्पैक्ट करता है सबसे पहले। बिल्कुल। सो वो वाला इंसिडेंट अभी तक दिमाग में है, क्योंकि वो काफ़ी ऊपर लेवल पे कंसर्न हुआ था, और वो उन्होंने नेक्स्ट डे ज्वाइन नहीं किया तो क्योंकि उनको जैसे डर कि इतना धीरज बैठ सर गया ने था। बताया, उनको बिजनेस को इम्पैक्ट हुआ। दैट्स इम्पैक्टेड आवर ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स इम्पैक्टेड आवर इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब जब भी नेक्स्ट टाइम वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे उस कैंपस हायरिंग में, उनके दिमाग में यही होगा कि रहेगा यार यहाँ भी, पे और lift वो दूसरों को entrapment होता है। फीडबैक भी देंगे कि इस तरह का इंसिडेंट हमारे साथ हुआ था, बी वेरी अवेयर बिफोर यू जॉइन एनी ऑर्गेनाइजेशन। So that's the big learning for us. राइट। थैंक यू सो वेरी मच। सो मनिंदर जी, यहाँ पर मैं एंगेज करूँगी हेल्थ को। व्हाइल वी टॉक अबाउट सेफ्टी विद हेल्थ, कैसे जो हमारे ग्रीन केमिकल्स हैं वो हेल्प कर देते हैं, मतलब कौन कौन से सेफ्टी हजार्ड हो सकते हैं ड्यूरिंग हेल्थ कंडीशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, क्या कहते हैं आप? बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं कि जो कि स्किन के साथ हम डायरेक्ट एक्सपोजर आते हैं तो उसको
स्किन इरिटेशन, स्किन रैशेस, जो कि हाउसकीपिंग के जो पर्सन है वो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरह से जान सकते हो, क्योंकि वो डायरेक्ट टच में आते हैं। वन सेकेंड, जब सपोज जैसे आपने पोल्यूशन की बात की, राइट, सो आउटडोर पोल्यूशन तो है, बट इंडोर पोल्यूशन भी होता है। बिल्कुल, वो होता है कि रूम फ्रेशनर है, उसमें हार्मफुल केमिकल्स, गैसेस, अल्कोहल, एरोसोल, तो वो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं आजकल के एयर फ्रेशनर के, वो हम डायरेक्ट इनहेल कर रहे हैं। सो जो अस्थमेटिक हैं उनको भी ट्रिगर कर सकता है ये चीज़ें। तो इस तरह हर जितने भी हम केमिकल्स हैं, तो एक प्री डिफाइंड वैल्यू है, अगर उससे भी ज़्यादा हो, क्योंकि हर एक की इम्यूनिटी हर एक पर्सन की डिफरेंट है। सो अगर उसको बियॉन्ड दैट उस वैल्यू के जाएगा तो डेफिनेटली उसकी वो चीज़ ट्रिगर कर सकती है, तो उसकी हेल्थ को इम्पैक्ट हो सकता है। सो हमें कोशिश करनी चाहिए वो कि फर्स्ट स्टेप हमें खुद ही लेना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेना चाहिए कि हम जितना कोशिश हो सके हम इन चीज़ों को अवॉइड करें, सो ताकि इस तरह के इंसिडेंट या एक्सीडेंट ना हो। राइट, वेरी वेरी सेंसिटिव पॉइंट। थैंक यू मनिंदर जी। सो हमारे साथ यहाँ पे उत्सव जी भी हैं। उत्सव जी कैरीज वेरी ह्यूज एक्सपीरियंस इन लीगल काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब हम लोग चारों तरफ लीगैलिटीज से भरे हुए हैं। सो उत्सव जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस सेफ्टी और हेल्थ की बात हम कर रहे हैं, क्या हमारे पास कुछ लीगली स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स ऐसा है जिसके मद्देनज़र हर ऑर्गेनाइजेशन इज़ बाउंड टू टेक सच एक्शन, सो दैट उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सेफ रह सके, हम उनको ऐसा इन्वायरमेंट दे सके? मतलब ऑर्गेनाइजेशन को एक लिमिट, उनकी कौन से ऐसे लॉज हैं जो बता देते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस को ये पैरामीटर्स को फॉलो करना ही करना है? Right. So we actually have a number of laws on this subject. It's more of a, you can say, a whole combination of different laws. तो इसमें कोई एक लॉ नहीं होता। ओके, तो एक तो आपका हो गया फायर सेफ्टी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आई वुड से। और फायर सेफ्टी के पीछे तो प्रेमिसेस सील हो जाती हैं जी, which we have also appeared in court in these cases कि if the fire safety या unauthorized constructions को लेकर norms हैं where properties have been sealed, so those are the most important and those are for both residential and commercial. Commercial में compliances हमेशा ज़्यादा होती हैं राइट, because there are also a larger number of people involved, and so somewhere the legal system in India still sort of may come down more heavily on commercial activities. Some may think it's good, it's bad, but ये है scenario. And now we look at, apart from fire safety and building safety, so then we have more like sometimes construction related norms होते हैं, like construction sites पे जो आपके होते हैं उसके related होते हैं. Apart from that you have security issues, of course, women safety also comes into this, इसी के ambit में आता है ये भी. तो these are safety में these are the main things that come to my mind. बाकी तो of course सिर्फ इतना नहीं है, पर मेजर यही है. मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगी जो अभी अभी मेरे दिमाग में आई है। खुदा ना खास्ता अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, फायर इंसिडेंट हो जाता है, सो जो इमीडिएटली, जो एज पर माय नॉलेज, इमीडिएटली उस बिल्डिंग को सील कर दिया जाता है, सारे एम्प्लॉयज़ को बाहर ले लिया जाता है और जितना भी लाइफ है उसको सेव करते हुए बिल्डिंग को सील कर दिया जाता है। व्हाट ऑल आर द नॉर्म्स आर बीन फॉलोड उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को दोबारा लाइव करने के लिए? अगर वो लैंडलॉर्ड, वो ऑर्गेनाइजेशंस उस बिल्डिंग को दोबारा से लाइव करना चाहते हैं, तो वो कौन कौन से नॉर्म्स हैं जो उन्हें दोबारा से फ्रॉम द स्क्रैच फॉलो करने ही पड़ेंगे? मतलब they will have to have that property de-sealed. तो de-sealment के लिए they can of course go to the local MCD Okay. and first talk there, and if things aren't sorted out at that level, then they have to approach the court. वहाँ से they can approach the High Court or the Supreme Court and writ petition, because writ petition तब डाली जाती है जब किसी सरकारी अथॉरिटी के अगेंस्ट। तो आपकी जो सीलिंग होती है it's always by government authority, so then you file a writ petition. वहाँ से if you get sometimes what may happen is that okay, you all know कि cases take years and years, but what you can get is you can get a temporary order from the court कि जब तक ये case चल रहा है, तो in the interim at least my property be de-sealed, because my whole right to say life या my basic right to carry on my business is being affected. Okay. तो these are the steps that can be taken. Compliances का तो ये है कि जो compliances आप कर चुके हो, तो as such you don't need to do them again. Maybe except some things like fire safety and all may need to be re-examined. But it is more of an approval कि अच्छा मैंने दोबारा एक approval ले लिया कि हाँ मेरी ये सब जो compliances हो चुकी हैं. अगर कोई compliance ऐसी है जो आपने पहली बार में नहीं करी थी, then of course you have to carry that out. Okay, okay. Second. So these are the same things. अगर in case life loss हो जाए तो? The practices are same.
then actually there is much more complexity. If there is a loss of a person's life, so then we have doctrines like strict liability, you know, where say corporates पे apply होता है खासकर, and these kind of doctrines came in, especially after you know big disasters like Bhopal gas tragedy. Right. तो उसमें ये हुआ कि भाई अब आपके पास ऐसी मतलब अगर आप स्पेशली अगर आप कोई डेंजरस एक्टिविटी कर रहे हो तो उसमें तो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी होती है, इसका कोई डिफेंस नहीं होता. Right. इसमें ये है कि सपोज मैं कोई केमिकल बना रहा हूँ, कुछ भी ऐसा कर रहा हूँ जो कि लीक हो जाए, या कोई डेंजरस चीज मैं अपने लैंड पे लाया, वो चीज लीक हो गई एंड देयर इज अ लॉस ऑफ लाइफ कॉज्ड और हार्म टू समबडीज लाइफ, डिजीज, डेथ, एलिमेंट, तो देन माय लाइबिलिटी इज टू हाई. सो उसके लिए कॉर्पोरेट्स हैव टू बी कॉग्नाइजेंट ऑफ दिस कि भाई स्पेशली वेयर दे आर डूइंग समथिंग हैजर्डस कि दे टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, बिकॉज उसमें कोई डिफेंस नहीं होता. इवन इफ यू आर नॉट एट फॉल्ट, Right. तो भी द कोर्ट होल्ड्स यू लायबल बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग व्हिच इज इनहेरेंटली रिस्की फॉर बिल्कुल. पर्सनल गेन. बिल्कुल. जस्ट लाइक वी हैड अनदर इंसिडेंट ड्यूरिंग रेनी सीजन हियर इन दिल्ली, जहाँ पर Yes. 3 स्टूडेंट्स जो थे, दे हैड टू लॉस देयर लाइफ ड्यूरिंग दैट फ्लड इन द बेसमेंट. तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेट्स कंक्लूड हियर दैट जो भी हम लोग कर रहे हैं एज ए फैसिलिटी मैनेजर, एज ए EHS रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग we are held responsible for each and everything whatever is happening from top to down and down to top. एक्चुअली अगर आप इन्वायरमेंट की बात करें, आप हेल्थ की बात करें, आप सेफ्टी की बात करें, कुछ भी ऐसा नहीं है, स्कोप ही नहीं है इग्नोर करने का. हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते. अब जब बिल्कुल भी स्कोप ही नहीं है इग्नोर करने का और इतनी इग्नोरेंस हम झेल रहे हैं, जैसे कि अंकित जी ने बताया कि हो क्या रहा है और होना क्या चाहिए, हम कर क्या रहे हैं और करना कैसे चाहिए, तो फिर क्या वो चीज़ें हैं, क्या है वो ऐसी चीज़ें जिनको लेके आने से हम थोड़ा बेटर रिलीफ कर सकते हैं, या उनकी प्रैक्टिस करने से हम वी कैन लीड टुवर्ड्स ए बेटर फ्यूचर फॉर आवर अपकमिंग जनरेशंस. सो यहाँ पर कंक्लूड करते हुए, प्लीज़ enjoy your meal for some kind of break. After that, दीक्षा जी will lead us to the environment health and safety 4.0. यहाँ से हम बताएंगे कि दीक्षा जी बताएंगे कि क्या ऐसी वो चीज़ें हैं जिनको सिस्टम में लाने से हम एक बेटर एनवायरनमेंट, बेटर हेल्थ एंड बेटर सेफ्टी कॉन्सेप्ट्स को लॉन्च कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए, अपने घर के लिए, अपने खुद के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने कोलीग्स के लिए, सब के लिए जो हमारे साथ रहते हैं. थैंक यू. प्रकृति के लिए थैंक यू. तो पूजा जी ने एक बहुत सही डायरेक्शन दिया हेल्थ और सेफ्टी की तरफ, और जितनी हमारी लिफ्ट्स गिर रही हैं उसका भी तो एक क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन मार्क है. जैसे अंकित जी ने बहुत सही बोला लिफ्ट की मेंटेनेंस इसकी, बट फिर लिफ्ट गिर क्यों रही है, इस पर भी हमें सोचने की बात है. वो सोच और वो डायरेक्शन मैं 4.0 में प्रस्तुत करूँगी आप सभी के सामने. तो एन्जॉय योर मील. थैंक यू सो मच पूजा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. और मील के बाद हम अपने गेस्ट ऑफ ऑनर को इन्वाइट करेंगे और वो हमें और सही डायरेक्शन और उनकी फोरकास्टिंग, उनका लीडरशिप से हम जानेंगे. और आप सभी लोग वेलकम है क्वेश्चन और आंसर करने के लिए. परफेक्ट, ग्रेट. एंजॉय इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. तो आई थिंक हमें ओवर इंजीनियरिंग ना करके हमें सही मूलभूत पे आना है, जिसमें हम मिनिमलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करें. क्योंकि आज भी जितने भी सेंसर्स की हम बात करते हैं वो लेड फ्री है क्या? अगेन हर सेंसर में बैटरी है, तो हम क्यों ले रहे हैं सेंसर्स? वाई हम एक फ़ोन का प्रयोग नहीं कर रहे जिसके अंदर 15 सेंसर्स है, जायरोस्कोप, रेडियोस्कोपिक. इवन आपने देखा होगा फिटबिट जब हम पहनते हैं, आज वो फिटबिट जब हम वॉक करते हैं तो स्टेप काउंट करता है. सिमिलरली वो तो आपके फ़ोन में है. वाई डू यू नीड अ सेंसर? तो इसलिए जब हम बात कर रहे हैं 4.0 की, तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्यूचरिस्टिक विथ बैलेंस्ड अप्रोच. जैसे अंकित जी ने भी बोला ना कि वेस्ट नहीं, बैलेंस. जैसे सर ने बोला मैं जितना खाना चाहता हूँ उतना ही मैं प्लेट में लूँगा, तो थैंक यू फॉर दैट. तो ये बैलेंस अप्रोच में चलने वाली बात है. तो इन तीनों को लेकर मैं आपको ये स्लाइड दिखाना चाहती हूँ. जब हम बात करते हैं ये तीनों, तो समागम है. जब अंकित जी ने बताया कि चेकलिस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो चेकलिस्ट में हम टिक टिक करते हैं और उसको मैनेज करते हैं, फिर एक और चेकलिस्ट बनाते हैं कि कितनी चेकलिस्ट हुई थी. सिमिलरली हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं बाय AI, बाय दीक्षा वन ऐप. और इसके साथ साथ इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे 4.0, अच्छा कितने लोगों को पता है वाई वी आर सेइंग 4.0? एनीबडी? कि हम 4.0 बोल क्यों रहे हैं?
क्योंकि इंडस्ट्री 4.0 बोलते हैं। वेरी गुड सर। पर जितने लोगों को नहीं पता है उसके लिए मैं बताती हूँ कि 4.0 क्यों है, व्हाट इज़ 1.0। तो 1950 का जो सदी था उसमें 1.0 था, आया था, लोग जान रहे थे। उसके बाद सेकंड आया विच इज़ 1970 के आसपास। उसके बाद थर्ड आया विच इज़, लोग कहते हैं आज भी थर्ड है पर हम थोड़े आगे बढ़ाना चाहते हैं, विच इज़ 4। थर्ड था आपका 2010 से लेकर 2024, और 2024 से आगे का जो भी फ्यूचर है वो 4.0 है। तो ये चीज़ है। तो इसमें 4.0 कैसे सक्षम हो पाएगा? सिर्फ इंडिविजुअल चेकलिस्ट करने से नहीं होगा, सिर्फ क्लीनिंग कंपोनेंट लगाने से नहीं होगा, क्योंकि एक दिन आप एक जगह पे बैठे और आपके पैन इंडिया या ग्लोबल कस्टमर्स है और आपसे बॉस ने बोला जल्दी से 15 मिनट में डेटा दो। आपने रील्स में देखा होगा, भाई तू प्रेजेंटेशन 1 मिनट में कैसे बना पा रहा है? थ्रू AI, राइट? तो हमें AI की आवश्यकता है, पर AI चलेगा कैसे? AI चलेगा व्हेन इट कम्स ऑन डेटा। आज मैं कोट करती हूँ बिकॉज मैंने बहुत रिसर्च किया इसमें, तो आई हैव टू कोट दिस। आज भी 95% ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है सारी मिलाकर जो डिजिटल भी नहीं है, एंड आई हैव टू बेट दैट, राइट? वो रिसर्च आप बोलेंगे तो मैं भेज दूंगी पीछे लगा के, बट मतलब ऐड करके मेल पे। बट द पॉइंट इज़ 95% डिजिटल नहीं है, तो AI पे तो कर ही नहीं सकते हम, राइट? डिजिटल के लिए डेटा इंपॉर्टेंट है, एक्विजिशन ऑफ डेटा। और समझिए कि एक्विजिशन ऑफ डेटा आएगा कहाँ से? सपोर्ट स्टाफ से। तो सपोर्ट, एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि सपोर्ट स्टाफ को ना बोलते हैं अगर तू फ़ोन यूज़ कर रहा है तो टाइम वेस्ट कर रहा है। आप लोग समझ सकते होंगे, राइट? अगर मैं सुपरवाइजर हूँ, फ़ोन दे दिया, यार ये तो यूट्यूब करेगा, क्या फ़ोन देना, छोड़ तू पेपर पे आ। ये सोच बदलने की ज़रूरत है, डेंट करने की ज़रूरत है, राइट? तो आई थिंक जब तक एग्रीगेशन से, मतलब डेटा जहाँ से निकल के आ रहा है उनको हमने फ़ोन नहीं दिया तो कोई काम नहीं हो पाएगा। जैसे आज अंकित जी ने ही बोला था फ़ोन किसके पास नहीं है, तो आज भी ऑर्गेनाइजेशन है, इवन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है जो बोलती है मैं फ़ोन क्यों दूँ। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, क्लाइंट का नाम लेके देती हूँ। TVS हमारे क्लाइंट है, पैन इंडिया। तो वहाँ पे ना उन्होंने बोला दीक्षा हम ना फ़ोन अलाउड नहीं करते अंदर, क्योंकि उन्हें BMW अदर गाड़ियाँ बनती हैं। हमने बोला सर क्यों नहीं करते, क्यों पे जाना चाहिए? कहते कि कैमरा है इसलिए नहीं करते। तो हमने कैमरा ही हटा दिया एक स्मार्टफोन से, बिकॉज वी आर इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एम्बेडेड इंजीनियर। तो हमने फ़ोन से लेकर कैमरा ही हटा दिया। अब करके दिखाओ आप कैमरा, अब तो दो। सो नाउ दे आर कस्टमर 4 साल से यूज़ कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स। तो आई थिंक हमें क्यों पे जाना है, सिर्फ टेक्नोलॉजी ना यूज़ करने का कोई ना ऐसा नहीं है। वी नीड टू मेक श्योर कि हम क्या ऑब्जेक्टिव चाहते हैं और हम क्यों मना कर रहे हैं। आई थिंक दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो ये आता है दीक्षा 1। और एक और चीज़ मैं बोलूँगी बिफोर गोइंग टू बी ग्रीन, कि आज तक आपने देखा होगा मल्टीपल वेंडर्स हैं। एक कंपनी, फैसिलिटी मैनेजमेंट सिर्फ एक चीज़ नहीं है कि झाड़ू पोछा करो या चेकलिस्ट करो या कुछ करो, नहीं। चेकलिस्ट, फैसिलिटी मैनेजमेंट इज़ ऑल अमेलगमेशन ऑफ एंटायर ऑपरेशंस। स्टार्ट होता है आपका एंट्री से लेकर पेट्रोलिंग, गार्ड भैया, दिस एंटायर ऑपरेशंस है। तो आपको लगता है आप एक कंपनी चलाने के लिए कितने वेंडर्स रखोगे? 15, 100 एक्सेट्रा, राइट? बट आपको टेक्नोलॉजी में आने के लिए सिर्फ एक ही एप्लीकेशन की ज़रूरत है, इसमें सब कुछ है। दीक्षा 1 के अंदर सब कुछ है, फैसिलिटी ऑपरेशंस, चेकलिस्ट, ट्रांसपोर्ट बुकिंग करनी है, सब कुछ। अब डिफरेंट वेंडर्स आपको डेटा तो दे रहे हैं, बट उसके साथ क्या नहीं दे रहे? AI नहीं दे रहे। सस्टेनेबल कैसे होगा? अब फ़ोन भी एक कचरा है, इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। बट क्या आप जानते हैं, एक कंपनी थी मेरी गुजरात में, देयर इज़ अ कंपनी जो केमिकल प्रोड्यूस करती है। उन्होंने मुझसे पूछा दीक्षा मैं ये वॉशरूम के लिए सेंसर्स लगा दूँ? मैं बोला सर क्यों चाहिए सेंसर? मेरे को चेकलिस्ट परफॉर्म करना है। मतलब चेकलिस्ट के लिए तुम सेंसर लगा रहे हो, 3000 रुपये एक सेंसर का, तो इंटू 300 रूम्स कितने सेंसर का पैसा आप दे रहे हो? एंड दैट इज़ ऑल्सो ऑपरेशन हेडेक, राइट? कि अगर एक सेंसर ख़राब हो गया तो वो हेडेक है। मैंने बोला फ़ोन से कर लो, फ़ोन में तो ज़ीरो कॉस्ट है, ROI भी आपको अच्छी आएगी, आपको दोबारा ख़रीदना नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों से हम अपने कस्टमर्स को या अपने सभी लोगों को एक सही डायरेक्शन या एक सही तरीका देते हैं कि आप इसमें मत जाओ, पुश ही नहीं होना हमें, राइट? अगर सर आपको मैं कुछ बता रही हूँ तो आप पूछोगे दीक्षा क्यों बता रहे हो आप ये, राइट? या इसके पीछे क्या कारण है? तो ये चीज़ है। तो आई थिंक 4.0 इज़ ऑल अमालगमेशन ऑफ फर्स्ट एग्रीगेटिंग द डेटा एंड देन परफॉर्मिंग ऑन द डेटा, और फिर AI की बात आएगी। आजकल लोग AI तो चिपका रहे हैं बट दे कुछ नहीं रहे। AI is not ChatGPT. I have to say that ChatGPT is not AI. लोग बोलते हैं ना, वो आधी जनता को तो वैसे ही कंप्यूटर्स नहीं आता और बुद्धू बना दो। ChatGPT इज़ जस्ट कि आप कुछ लिखते हो, वो इंटरनेट से प्रोसेस करता है और आपको देता है। ये तो एलेक्सा भी कर रही थी, ये तो Siri भी करता है। व्हाट्स न्यू, है ना? द न्यू पार्ट ऑफ ChatGPT इज़ ओनली दिस कि वो आपको नेचुरल लैंग्वेज में, ह्यूमन लैंग्वेज में दे रहा है, दैट्स इट। और आप क्वेश्चन पूछो तो वो एंगेज कर रहा है, इसलिए वो चैट है, GPT है।
प्रोसेस कर रहा है इसलिए वो है. बट कोई अगर मुझसे बोलते हैं ना क्लाइंट की चैट जीपीटी है, मतलब चैट जीपीटी AI थोड़ी ना है. सो यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ AI. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, AI, आप सोचिए कि हमारे एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो रोका जा सकता था. क्यों हादसा हुआ, क्यों कैनोपी गिरी और हमारे जो ड्राइवर भी आते वो मारे गए, क्यों? एंड दिस इज़ अ बड़ा क्वेश्चन व्हेन वी टॉक्स अबाउट 4.0. वेरी बिग क्वेश्चन टू आस्क हमसेल्फ. हम उंगली उठाते हैं ना, 3 उंगली मेरे तरफ आता है, तो बहुत ज़रूरी है ये पूछना वो क्यों हुआ. लिफ्ट आजकल गिर रहे हैं, क्यों गिर रहे हैं? सब तो चेकलिस्ट कर रहे हैं ना, चिलर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल, क्यों गिर रहे हैं फिर लिफ्ट? अभी ही नोएडा के एक टावर में लिफ्ट गिरी थी, वो क्यों गिरी थी? और फिर लोग वहाँ चल जाते हैं, बिल्डर को बोलते हैं. हाँ, बिल्डर की भी गलती होगी, बट गलती तो बाकी लोगों की भी है ना, उंगली उठाने वाले सब हैं. तो आई थिंक यहाँ पे ज़रूरी है. अगर टेक्नोलॉजी होती तो कैनोपी नहीं गिरता और ड्राइवर भैया नहीं होते. क्या इतनी समझ लोगों में नहीं है कि अगर कुछ चीज़ ख़राब है तो इवैक्यूएट क्यों नहीं कराया? जब हम सीस्मिक जोन, वॉल्केनोज, इन सबको प्रिडिक्ट कर लेते हैं तो क्यों नहीं प्रिडिक्ट किया ये? एंड दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन. कहाँ है टेक्नोलॉजी? दैट्स व्हाट 4.0 इज़ ऑल अबाउट. अब जी, हाँ, मेरी आप कैसे रोक पाती? आप देखिए, बहुत थैंक यू सो मच अनुज फॉर ब्रिंगिंग दिस आउट. ये कैसे रोक पाती? कैसे का वर्ड है जब आपके पास डेटा होता. अगर मान लीजिए एयरपोर्ट का ही डेटा लेते हैं, एयरपोर्ट पे जो भी FMS कंपनी कर रही है, अभी तो पहले ये समझने का प्रयास है कि FMS कंपनी ना अपना वो निकाल देती है कि कर रहे हैं, निकल गए. बट अगर मेरे पास डेटा होता, करेक्ट डेटा, उसके ऊपर से पता चलता कि कितने कंप्लेंट्स इस एरिया में आए हैं, क्या चीज़ लोग कर रहे हैं, क्या पता फॉल्टी, क्या बोलते हैं उसे, कील हो फॉल्टी या कुछ हो, मुझे नहीं पता कि व्हाट वाज द रीज़न. बट यहाँ पे काम चल रहा है, हम इतने बड़े बड़े बैनर लगाते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, तो क्यों नहीं लगाए वहाँ पे? तो डेटा देगा. हम हेल्प डेस्क मैनेजमेंट करते हैं, कंप्लेंट मैनेजमेंट करते हैं, लॉग बुक्स बनाते हैं, चेकलिस्ट बनाते हैं, और किसी पास डेटा डिजिटल होगा. अभी रजिस्टर से आपको, अभी हम व्हाट्सएप ग्रुप यूज़ करते हैं, पर क्या व्हाट्सएप ग्रुप आपको नोटिफाई करता है कल का मैसेज आप भूल गए? नहीं करता ना, मेल करता है. एंड दैट्स वेयर कम दीक्षा वन ऐप, कि आपको जो चीज़ आप भूल गए हो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा. आज 99% ऑफ FM कंपनीज एंड एंटायर कंपनी आर यूजिंग व्हाट्सएप एंड दे टॉक अबाउट प्राइवेसी. क्यों? वाई? प्राइवेसी की जब बात करें तो व्हाट्सएप तो यूज़ मत करो, वो तो जुकरबर्ग के पास जा रहा है डेटा, राइट? वी टॉक अबाउट प्राइवेसी. तो इंडिया में 4.0 के साथ साथ समझने की अनिवार्य ये है कि डेटा कहाँ जा रहा है. डेटा कहीं इलॉन मस्क, ज़करबर्ग या फिर हमारे जेफ बेजोस के पास तो नहीं जा रहा, राइट? सो आई थिंक डेटा कहाँ जा रहा है, डेटा किस में प्रोसेस होगा, ये समझने की बड़ी ज़रूरत है. और वो आपको जो बोलते हैं ना कि मोबाइल के अंदर सोल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ऑपरेटिंग सिस्टम FM का बनेगा दीक्षा वन ऐप. सो दिस इज़ व्हाट इट कॉल्स. अब बात करते हैं बी ग्रीन सोल्यूशन. हमने ऐप तो बना दिया, ऐप में डेटा भी एग्रीगेट हो गया, प्रोसेस हो गया, AI हो गया, और AI फोकास भी बता रहे कि आपको वॉशरूम के अंदर 4 लोग नहीं 2 ही लोग भेजने की ज़रूरत है, क्योंकि यही कंप्लेंट्स आई. दिस इज़ व्हाट फ्यूचर इज़. अब बात करते हैं बी ग्रीन क्लीनिंग कैसे आएगा. आपने देखा होगा हर क्लीनिंग प्रोडक्ट के पीछे लिखा होता है फ्लेमेबल कॉन्टेंट. आप जलाओ और आग लग जाती है. और मान लीजिए अगर मैं गृहिणी हूँ और गृहिणी ने गलती से भी अपना कोई भी, मैं साफ़ कर रही हूँ और गलती से गैस ऑन है, मुझे नहीं पता, तो आग लग गई, ख़त्म, स्वाहा, राइट? और गृहिणी के लिए कोई वर्कशॉप नहीं है, तो हम लोग करा रहे हैं. सो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बी ग्रीन प्रोडक्ट्स क्या है, कि बी ग्रीन मनिंदर जी के नाम से ग्रीन सर्टिफाइड. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जब वो फ्लेम, मतलब स्प्रे भी करोगे, फ्लेमेबल नहीं है. आप सभी लोगों ने देखा होगा डिश वॉश जब हम करते हैं तो वो जो डिश होता है, कहीं भी हो, रेस्टोरेंट हो, स्कूल्स हो, आपके ऑफिस हो, एक्सेट्रा, पैंट्री, कैंटीन, रेस्टोरेंट, जो भी हो, उस वॉश के ऊपर अगर आप प्लेन कपड़ा मारोगे ना, आपको एक वाइट चीज़ दिखेगी. वो क्या है वाइट चीज़? केमिकल. तो क्यों यूज़ करना केमिकल? वाई वी आर यूजिंग केमिकल्स? तो आई थिंक हमें ये ज़रूरी, वो कहते हैं ना, वो कौन से स्पीकर आते हैं NDTV में, ध्यान से देखिए, तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि अगर मेरे पास प्लेट होता तो मैं आपको दिखाती कि दिस इज़ व्हाट रेसिड्यू निकल के आता है, तो क्या वो नुकसान नहीं है. जब हम बात करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी की, तो वही खाने के थाली में मैं सबको परोस रही हूँ, क्या वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा? कोविड में हमने नीचे लगाया था कि पैर से खोल ले, आज क्या कर रहे हैं, क्योंकि बैक्टीरिया तो हर जगह है, फिर आज हम हाथ क्यों यूज़ करते हैं? तो वो हैंडल अगर क्लीनिंग सोल्यूशन ग्रीन प्रोडक्ट से क्लीन होगा तो आप ट्रांसफ़र भी नहीं कर पाओगे. और दूसरी बात, बिफोर मूविंग टू गवर्नेंस, दूसरी बात, जब हम क्रीम लगाते हैं, जब वो अंदर जाता है तो क्या केमिकल नहीं जाता? सोचने वाली बात है. तो आई थिंक अब हम आगे बढ़ते हैं. तो ये है फ्यूचर, क्योंकि आज भी ये पत्ते का ज़रूर कलर गोल्डन ग्रीन है, ये बता रहा है भाई नीडल ले लो ग्रीन करने के लिए. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जब तक हमने क्लीनिंग सोल्यूशन नहीं लिया ना, तो बर्बाद है हम आगे, पूरा बर्बाद. सिर्फ पैसे नहीं देखना, हमें देखना है क्लीनिंग सोल्यूशन क्या. हम राइट, रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट डेथ.
आई एम अगेन टेलिंग यू, रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट डेथ, इसलिए पैसे पे ना फोकस करके हेल्थ को चूज़ कीजिए, 4.0 को चूज़ कीजिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं नेक्सस डिजिटल ऑडिट एंड ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है। जब हम 4.0 की बात करते हैं तो आपके मन में आता होगा कि आज से फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं, तो बताइए कहाँ गए हमारे उदित जी, कॉल पे होंगे, बड़े बिजी लॉयर है तो ही कीप गेटिंग कॉल्स। मैं बस ख़त्म कर रही हूँ धीरज जी, डोंट वरी, एंड थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट सर। नेक्सस डिजिटल ऑडिट एंड ट्रेनिंग्स क्यों जरूरी है। थोड़ा अच्छा एग्जांपल देती हूँ, मैं माइंड में आते सारे पेपर्स निकालते हैं, तो पेपर्स निकालते हैं जैसे आपने बोला 80% इज़ द क्राइटेरिया, तो वेयर इज़ द क्राइटेरिया। एफएम में एक को लीड मिल जाते, एक को ये मिल जाते, किस क्राइटेरिया पे मिला। आज भी तो बड़े बड़े स्क्रीन्स लगाए हैं जिसमें वाइट में सिर्फ AQI दिख रहा है, क्या ये सस्टेनेबल है? नो, इट्स नॉट सस्टेनेबल। मतलब सबको पता ही चल गया होगा मैं किस प्रॉपर्टी की बात करूँ। गुड़गांव में हर प्रॉपर्टीज़ में इतनी बड़ी स्क्रीन से भी बहुत बड़ी स्क्रीन लगे, वो वाइट में है। कितने लोग जानते हैं कि गूगल का एक भाई ब्लैकल भी है, जो आपकी इतनी सारी ये एनर्जी भी तो छोटे छोटे पिक्सल से बने हैं, तो क्या ये बचाव नहीं है? राइट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो काम कर रहे हैं उसको गवर्न करें किसी ऑडिट पर्पस से। तो उसमें पूजा जी की एक्सपर्टीज़ है, हमारे ISO ऑडिट्स आते हैं, निबॉश और जितने भी सर्टिफिकेशन आते हैं, लीड सर्टिफिकेशन, ग्रीन सर्टिफिकेशन। तो ये ज़रूरी है कि मैं सही, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो वो भी लर्निंग लाइसेंस के लिए कोई बंदा बैठ जाता है, कहाँ है हमारे पास वो बंदा जो दिखाए कि हम सही रास्ते पे हैं, वेयर। सो दैट्स द रीज़न यू नीड अ डिजिटल क्वालिफाइड सर्टिफिकेशन, जो ऐसे नहीं, मैं इंडस्ट्री में इतने 8 साल से हूँ, जब कोई मृत्यु हो जाती है किसी की तो फिर हमें पता चलता है यार घनघोर घटा छा गई है, मुश्किल आ गई है, राइट। तो इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं, वो आपको नेक्सस और पूजा जी के द्वारा गवर्नेंस और ऑडिट हम लोग देते हैं। और ये इसलिए मैंने बोला, अब आप सोच सकते हैं कि दीक्षा 3 प्रोडक्ट्स हमने बता दिए, आप सोच सकते हैं, सोचना होना चाहिए, बट क्यों बताया? क्योंकि वी आर द बेस्ट इसलिए बताया, राइट। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। मैं चाहती हूँ कि अब गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे धीरज जी, प्लीज़ डॉक्टर धीरज, मंच तो नहीं है बट समा बांधिए और प्लीज़ आइए। थैंक यू सो मच एंड शेयर योर इनपुट्स। So environment, health and safety तो हमारा subject है, so I can talk in length about it. Or exclusively we have the people over here who are from the facilities side. So I have worked for almost 3 decades in the field of environment, health and safety, and fortunately or unfortunately I have always been the head for this function, and I have worked in like Mahindra and Mahindra. My first job was as an apprentice, then I worked for Atlas Cycles, then the Goodyear Tire and Rubber Manufacturing. Goodyear is the company that first introduced the tires for the aeroplane. So Goodyear. Then I worked for Daewoo Motors. Now it is not there. Then the Moser Bear, the largest digital media house. And then 16 years I was in JCB, and now I am working for the Hitachi Energy. So all the good brands, and I have always been the head for the environment, health and safety, and somehow we never differentiated between the core operations and the facility management. We never differentiated. So when we covered the environment, health and safety, it obviously included the facilities as well. So when we talk about the facilities, as far as my knowledge goes, as Diksha mentioned, admin, yes, we have the security function is there, the cafeteria is there, horticulture is there, then all our housekeeping staff, they are all there. So we include everyone. Security always received an important approach from our side, because the emergency response team, we always include people from the security with respect to the emergency response team. Canteen is something very much important, because all people, they have food in the canteen, cafeteria. Pantry is equally important. Then our the transportation, because it is transporting employees. So the way they transport, the way they drive, what route they take, their defensive driving, that is very much important. So facility management, as far as my tenure goes, or ideally it should go, it should not be thought or kept segregated from the core operations. It should be an inclusive, and the inclusion, we talk about DEI. So inclusion means there is no segregation with respect to the facilities management.
ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का, आई विल नॉट टेक मच ऑफ टाइम, बट टू मी द फिलॉसफी or even what Hitachi follows globally. Hitachi has got 896 plants worldwide, and so many people in lakhs they work over there. So when it comes to the safety, so what is our tagline or what we say is, great safety is not the absence of incidents. So normally आप कभी भी जाते होंगे, गेट के अंदर एंटर करेंगे, people celebrate so many million man hours worked without any incident, so many days passed with the accident free days. So that is never the count, that is never the thing that we encourage, and that is not at all we encourage, because what is great safety? Great safety is not the absence of incidents, but great safety is the defenses, the barriers that we put in order. If something fails, it will happen safely. Example I will cite, अगर कोई बोलता है ना कि हम एक्सीडेंट फ्री ऑपरेशंस कर देंगे, तो आई थिंक दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, दैट इज़ नॉट ए रियलिटी. वी हैव, एक एग्जांपल देता हूँ आपको, लाइक आवर ऑटोमोबाइल्स, वी हैव मर्सिडीज, वी हैव BMWs, वी हैव ऑडीज, वी हैव मारुति, सो कार बनाते हैं कार मैन्युफैक्चरर, बट एक्सीडेंट तो होगा ही होगा, डोंट टेक मी अदरवाइज, बट वी टॉक अबाउट डिफेंसेस कि इन केस द एक्सीडेंट happens, incident happens, what are the defenses that we have put, that if anything goes wrong, it will not cause life threatening injuries. So that is the focus, that is the main focus area for us. Example, कार का एक्सीडेंट होगा, so they provide you the seat belts, they provide you the airbags, they provide you, if you look at the designing of the car, they will all have the crash barriers amongst the front side, in the bumpers, on the sides, on the backward. So why these are the barriers, these are the defenses. So we should, when we talk about what is the great safety, so layers after layers, layers after layers, what we put into, so that if the incident happens, it should not be a serious incident, it should not be a fatality, it should not be a life changing incident, serious injuries should not happen. So that is the focus. Now if we talk about the definition of the accident, so it is an unplanned event, nobody wants that the accident or incident should happen. It happens because of the unsafe acts and the conditions from the people. It could result into injuries. Injuries can range from first aid up to fatalities. It could result into a near miss incident. It could result into a property damage in case there is a fire. In case forklift is being driven, it goes and smashes something. So this is there. Now we say it is getting caused by unsafe acts and unsafe condition. So the key action goes is, how do we identify those unsafe acts and conditions. If we talk about, so somebody was saying कि the ISO standard is there, वो पैसे से भी मिल जाता है, so that is fine. That is the way the top management or the lead organization thinks about it. But let me tell you, I am practicing that at the global level, and that is an international standard. Lot of efforts, lot of brain, lot of expert people sit behind in making that standard. If we follow that standard of ISO religiously, then we don't need to create any other environment, health and safety management system. Any organization, they want to make a product which is a quality product, it should be a quality product, it should be user friendly, people should get the value for the money, so that there comes the clause of ISO 9001. So you make a quality product, but the people who are making that product, they should not get harm,
their health should not get affected. That is why we have the standard of ISO 45001. Earlier it was called the OSHAS 18001. So, quality, there is a quality product, people should not get harmed, people should not get injured. At the same time, while making these things, we should not harm the environment. So, then comes the picture of environmental management system. And while doing all these three things, the society is an integral and an important part. So, there is a standard which is called as the SA 8000, Social Accountability Standard. It is a certifiable standard, and there is a standard called as ISO 26000, which is guidance for the social responsibility. So, you do not need to reinvent anything, everything is published, everything is available. So, this way you can practice your environment, health, safety, social management systems, your accountability with respect to the social aspects as well. So, as I mentioned, why it is getting caused is because of the hazards which are there, unsafe acts which are there, unsafe conditions which are there. There are hazards. You go to the any place, you will find lot of hazards which are there. There are trip hazards are there, something people are passing under the suspended load, working under the suspended load. If we talk about the facilities, even we raise NCR for the horticulture people as well, because they make use of the lawn movers. Sometimes they are electrical, sometimes they are driven by the diesel, sometimes people approach at the height for cutting or trimming or pruning the trees. So, how do they do that safely? Our security is very much important, because they are the first people to respond in case of any emergency which occurs. So, the question comes is, how, when unsafe acts and unsafe conditions they are causing the incidents, so how do we identify those? So, our standard is very clear. There is a Pooja will know, in the both in the 14001 and in the 45001, there is a clause, actions to address risk, aspects and opportunities. So, how do we identify the risk is something, when the risk is with respect to the health and safety, we call it as the health and safety risk. But the same thing, when that same amount of machine which is there, it is with respect to the environment, we call it as the aspect. Suppose there is a car or a forklift is moving. So, if that forklift it hits the person or a car hits a person, so that is an injury that will happen. That is the risk which is there under the health and safety management system. Emission is coming out. If somebody, we saw a picture that the security person is inhaling the fumes. So, that is with his respect to health. But when the same fume that interacts with the environment, that is called as the generation of fume, that is the aspect, and causing of the air pollution, that is the impact. Then generation of the used oil from the car, generation of the waste battery from the car, consumption of fuel from the car. Those are all the environmental aspects and the impacts what it is causing to the environment. So, in health and safety management system, if you ask me, what I have learned is, the backbone of the EHS management system, whether it is with respect to the facilities or with respect to the operations, always the key or the backbone is how strong or how nicely we have identified the risks which are there. So, there is a 5-phase methodology which I say. First of all, you need to identify what are the hazards, then it has to be prioritized in terms of the probability it can happen and in terms of the severity what it will cause. So, identify the hazard, prioritize the hazard, then it should be communicated, like the training part is there, because you have not communicated to the people, that communication has to be done to the people. Then
it comes, how do we, after it has been identified, prioritized, then comes the controls. Control is very much important. If the control happens by, there is a hierarchy of the controls. Even in the waste management also, if you look at the standard, they are now mentioning the hierarchies of the controls. Elimination, substitution, engineering, administrative, and the PPEs. If you look at the risk assessment of, as she would be doing the assessment, you look at the risk assessments, mainly people focus on the large controls are very much important. I have always seen कि लोगों का फोकस क्या रहता है, लोगों का फोकस ज़्यादातर रहता है PPEs के ऊपर कि हमने उसको हेलमेट दे दिया, हमने उसको ग्लव दे दिया, हमने उसको सेफ्टी बेल्ट दे दिया, बट नो, द PPE इज़ द लास्ट डिफेंस मैकेनिज्म इन टर्म्स ऑफ द हायरार्कीज ऑफ द कंट्रोल. तो हमारा एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग, एडमिन एंड देन कम्स अवर PPEs. आप देख लीजिए, हम लोग ऑडिट करते हैं, हम लोग उसको काउंट करते हैं कितनी एक्टिविटीज़ है एंड हाउ मच लेस दे हैव प्रोवाइडेड द इंजीनियरिंग कंट्रोल्स ओवर है. आपने कंट्रोल्स डिज़ाइन कर दिया, नाउ दैट नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड भाई व्हाट इज़ द एक्टिविटी विच इज़ हैपनिंग, एक्टिविटी क्या है, हैज़ार्ड क्या है, रिस्क क्या है, उसके कंट्रोल्स क्या हैं, दैट इज़ द कम्युनिकेशन पार्ट. और उसके बाद में आपने सब कुछ कर भी दिया, बट हाउ मच द पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग आर फॉलोइंग इट. तो उसका जो है एक रिव्यू मैकेनिज्म आप देखिए, जो आपने जो ऑपरेशनल कंट्रोल प्रोसीजर में लिखा है, क्या लोग उसका फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वेदर पीपल आर एक्चुअली फॉलोइंग इट और नॉट, देन कम्स द रिव्यू पार्ट. So this is very much important. And if you look at our ISO standards, it talks about organizational roles and responsibilities, it talks about the policies, it talks about the leadership involvement, communication and consultation and participations, actions to address risk and opportunities. ये सारे clause हैं, there are 10 clause under it, continual improvement, internal audit, non-conformity, corrective action and preventive action, management रिव्यूज़, मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट. तो ये जो सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, सिस्टम्स हैं, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि इसका हम लोग प्लानिंग पार्ट कैसे करते हैं. हाउ डू वी प्लान टू डू ए रिस्क असेसमेंट, हाउ डू वी प्लान टू मेक द ऑपरेशनल कंट्रोल प्रोसीजर्स, प्लानिंग पार्ट. फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं कि नहीं करते हैं, दैट इज़ द डी पार्ट ऑफ द PDCA साइकिल. फिर हम उसको चेक करते हैं, मॉनिटर एंड मेज़र करते हैं कि हमने जो बनाया, जो बताया, जो हमने करके कोई चीज़ तैयार की, आर पीपल एक्चुअली फॉलोइंग इट थ्रू द वेरियस मीन्स ऑफ योर इंटरनल ऑडिट्स, visits to the shop floor, checking mechanism. What are the gaps observed? Then it needs to be acted upon. It needs to be actioned upon. So the complete loop of the PDCA cycle that needs to be followed, that needs to be understood, and that needs to be complied. So मुझे क्या लगता है, the health and safety environment person of the site, he is the most important, crucial link for the implementation of the health, safety and environment. Not by way of actually doing it, but by way of his leadership qualities, by way of his, how does he explain, how does he represent, how does he lead, how does he make the team or people to understand. Because the top management, they will not have much of time for that, they can give you so much of time. Even if you get 1 hour per month with the leadership team, I think it is a very good time for you. So the health and safety person is the key link. His skills, his competency, his understanding, his communication, his leadership. He has to be a driver. If he is not a driver, you can very well expect that the HSE would not get implemented. And any management, if you are able to explain, if you are able to convince, nobody
none of the management would want that its people should get hurt. There should be fire incidents, there should be non-compliance to the regulatory requirement. Nobody, when you explain the benefits, when you are easily able to demonstrate, obviously you are going to get support. So, wherever I see there is a gap in the implementation, I think if there comes the role of the HSE person and the HSE lead, he can really make a difference. That is what what I feel. So, that is very much important. So, this is the way we can do it. Then operational planning and control is something which is very much important. People may work at height, people may work at confined spaces, there would be electricity which will be involved, confined space will be involved, chemicals would be involved. So many risks and hazards are there. How do we control it? So, that operational planning and control is an equally important aspect. So, this is with respect to the health and safety, then ESG, then the sustainability. These are all very big topics. You know, when we talk about the sustainability, three components: environment, that is the planet part of it, then the economic or the financial part of it, that is the profit, okay, then the social and the society. So, if the person is there, he is able to explain it to the top management how our efforts are going to enhance the profitability of the organization. I guarantee you that there is no top management which will not support you. So, when we talk about sustainability, three components you have to remember. Financial, how does your action result into the financial benefit to the organization? One example I will cite, like we are making machines, you are making a car. So, we very well know that the engine oil sum capacity is 15 liters. Hydraulic oil, if it is in the machine, it will be 120 liters is the tank capacity. Axle oil, we know 10 liters of capacity. So, we know how many machines are produced in a month. Then from the SAP, we get the data how much oil has been issued from the stores and keeping apart what is left in the tanks. So, you will very easily come to know that this much amount oil was ideally required, but actually you see what has happened, people are not doing the process properly, not doing the torquing operation. So, the moment the engine is cranked because of the loose joints, full hydraulic oil gets leaked, it gets waste. So, there are so many aspects in which there is loss of oil. You have the 3 months data, you present it to the top management. So, okay, this is the number of machines, as per our bill of material, this was the oil quantity which was required and this much you have consumed. Now, if you talk about sustainability, you talk about material conservation, the top management may not understand, but the moment you put that picture, you know, this was required, this is what, now it is a wastage of the resource, number one. But hydraulic oil, your engine oil, axle oil, they are all your profit. So, the moment you demonstrate this data, that is why I say the HSE person is a very much key and important person, that he has to think, he has to share the data, as she also mentioned that the data is there, but what do we do of the data, how do we make it useful, how do we, so that profitability part, that is an important part of the sustainability as well. So, there are many initiatives, like for the painting of the machine, we require 10 kgs of powder paint, but in case the gun which is there, that is not proper, your electrostatic potential difference which should be maintained, that is not proper, the booth is not properly balanced, then the recovery is not taking place. Then instead of 10 kgs of
paint, you are going to use 12 kgs, 13 kgs of paint. So where it is going? It is going into the atmosphere. It is going as a waste. So we have to reduce the waste. We have to prevent contamination of the air. So this is the way, this is the understanding. That is why I always say the understanding, the leadership, the communication of the HSE person is very, very, very much important, and we should not talk in the language as written in the standard, but how do we translate it? How do we translate those into real action? You will see, go every company you will see, you will go health and safety policy. It is nicely signed by the occupier, displayed over there, but even the fellow on that policy, he would never have read, he would have never have understood, he would never have, what is the idea behind. Your top management has signed, the CEO has signed, the occupier has signed. Have you read that policy? What does it want to say? Where is you coming into the picture? How do we translate that policy into the action? How do we convert that policy into measurable objectives and targets? So those are the things which are very much important. So the sustainability, health and safety, all very important, nice things. And sometimes if we get a chance, I will take you through the development of the sustainability, the development of the environment, like from it begins from me, it would have been lot of years ago, but as far as I know, it was in the year 1972. Our late and earlier Prime Minister Indira Gandhi, she participated in the Stockholm Convention. That is the first United Nations conference on the environment. So from there, the concept of environment protection, sustainability, it all started. 1974 Water Prevention Act, 1981 is your Air Prevention and Control of Pollution Act. After the Bhopal gas tragedy, 1986, it was the Environment Protection Act. Then only the concept of the Pollution Control Board, Central Pollution Control Board, it came at that time. It was not in existence before that. So there is complete list of history, so many things, interesting things. From there it goes up to the BRSR now. सर मैं निवेदन करूंगी एक लास्ट लाइन आप अगर हिंदी में बताएं टू द लीडर्स जो हमें सोशल मीडिया पे सुनेंगे सर एक लास्ट चंद वर्ड्स ओवर टू यू सर जी Health, safety, environment is something very much important. As I mentioned to you, it is our moral responsibility that we should provide. It is a regulatory requirement why we should do it, and also lot of financial aspects are involved into this. And the environment, health and safety is something which will always give benefits to the organization, and how to follow is very simple. There are standards, there are international standards which are available, and only the focus should always be that we should understand the intent, we should understand the objective, we should understand the value which these standards provide. Then only it would be successful. So definitely that is the need of the time. We need to leave this planet for the future generations to come. And I always say that sustainability is something for the people who are yet to be born. So it is very much important. So that's all from my side. Thank you so much. Thank you. बहुत कुछ जानने को मिला थैंक यू सर थैंक यू सो मच और मैं चाहूँगी थैंक यू सर बहुत बहुत धन्यवाद सर बेटी बोला है तो बेटी वाला काम भी तो करने दो सर तो बहुत अच्छे शब्दों में हमें डॉक्टर धीरज सर ने बताया कि कैसे हमें फ्यूचर में जाना चाहिए और लीडर्स के लिए भी ज़रूरी है बोलना नहीं अब हमें आज का टाइम है कि हमें करने पे आना है बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने बहुत सही और चुनिंदा शब्दों में मैं कहूँगी बहुत सही इजी शब्दों में जैसे आपने बहुत अच्छा बोला कि जब हम एचआर जब हमारा नौकरी पक्की होती है ना तो मोटा सा पेपर दे देते हैं लो अब साइन करो कोई नहीं पढ़ता बस साइन करके दे देते हैं कि सैलरी टाइम पे आएगी बट आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हमें CFO CEO एक्सेट्रा के जो गाइडलाइंस आती है हमें अपना
कर्तव्य समझ के उसे पढ़ना चाहिए। और जितने भी एडमिन्स, मुझे पता है एडमिन्स का नाम थोड़ा बदनाम है कि वो बोलते हैं टीचर है, डंडा लेके रख दिया, ये करो वो करो, पर वो सुधारने के लिए। तो अगर एडमिन्स FM जो हमारी माँ है ऑफ द इंडस्ट्री वो नहीं होंगे तो आपको पता है बच्चे बिगड़ते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो माँ हो, वो डायरेक्शन दे, और पिता का और माता का दोनों का ही नेतृत्व करता है एक फैसिलिटी मैनेजर या एडमिन। और मुझे ऐसा लगता है, मैं बस इसी लाइन से ख़त्म करूँगी, मुझे ऐसा लगता है कि CHRO होते हैं, CEO होते हैं, तो CFO क्यों नहीं होते। इस क्वेश्चन से हम नेक्स्ट ट्रेनिंग में अग्रसर होंगे, और पॉडकास्ट भी हम करते हैं, उसमें भी मैं सवाल पूछूंगी कि आज की नीड है कि EHS लीड को भी टेबल पे बिठाया जाए, CEO भी बैठे, और सभी जो सीनियर है उनको भी CFO या फिर चीफ फैसिलिटी ऑफिसर या CEHO ये डिजिग्नेशन निकाला जाए, ताकि उनको भी फील हो, वो सिर्फ एक ग्लोबल वो होता है ना बैटन लेके वो ना रहे, वो भी अपना एक नेतृत्व डालें, CEO के सामने प्रकट करें। आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम। और उत्सव जी के लिए एक पॉइंट कि हम लोग इतनी सारी बातें करते हैं, क्या मुझे एज अ इंडियन सिटीज़न लॉ के बारे में कितनी मालूमात है? नहीं है। हम सोचते हैं HR तो बैठा है ना, वो देख लेगा, बट आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम। जो मैं चाहूँगी सर आप नेक्स्ट टाइम एज ए स्पीकर भी आइए, और मैं चाहूँगी कि इस दिशा में हम लोग बात करें कि लीगल लॉज क्या है, कंपनीज़ किस तरीके से गवर्नेंस, और पूजा जी जो ड्राइव करती है ऑडिट, ISO सर ने बताया कि, तो इस सब को लेकर हम नेक्स्ट ट्रेनिंग का निर्माण करेंगे। अभी के लिए इतना ही, विनम्र विराम लगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फंबल हो जाता है, इट्स ओके, इट्स एक्सेप्टेबल, नोबडी इज परफेक्ट, बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मज़ा आया, फुल हाउस है, बहुत मज़ा आया। हाँ, सबके लिए ताली तो बजनी चाहिए। परफेक्ट। अब हम छोटा सा एक गिफ्ट हैम्पर सभी को देंगे, और मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर धीरज जी, प्लीज़ आप आइए, मंच पे नहीं बट आगे आइए डेफिनेटली, और हम ट्रॉफीज़ का इंतजाम करते हैं। अनुज प्लीज़ हेल्प मी आउट। थैंक यू सो मच सर। आपका किट बन के हम आपको देंगे बैग, सो डोंट वरी, क्रिएट अ किट। थैंक यू सो मच धीरज जी, आप यहीं खड़े रहिए सर। आपके हाथों से हम चाहेंगे कि सभी लोग को हम पुरस्कार भी दें। तो मैं चाहूँगी अंकित जी प्लीज़ आ जाइए सर, बात कर लीजिए, ख़त्म करके आइएगा। यू डोंट हैव टू वरी। ऑलराइट सर, अंकित जी प्लीज़ कम। हाँ जी, प्लीज़ कम इन सेंटर सर, फॉर यू। एंड बहुत बहुत धन्यवाद सर फॉर कमिंग। Thank you. Yeah, it's always a pleasure. Thank you so much, Ankit ji. बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। Please do the honors. Thank you. हाँ जी, Ankit ji please come. ये मैं कर लेती हूँ। Come and sit here please. So we'll give you. Yeah. Perfect. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, Manandar ji. बहुत बहुत धन्यवाद sir. And yeah, thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद sir.